आकांक्षा जी बोल रहे हैं वॉल्यूम कम आ रहा है, तो आप थोड़ा चेक कर लीजिए वॉल्यूम है बराबर। ठीक है, ओके। नमस्कार हरिओम जी, सभी को नमस्कार। 102 लोग अभी जो है हमारी लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सब क्लास में आए हैं। और सबसे बढ़िया बात कि हम उस गुरु की विधा को सीखने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसलिए आज इस क्लास में 102 लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं गुरु जी की जय करना चाहूंगा, उनके चरणों में प्रणाम करना चाहूंगा, और आपको जो है मेरे अनुभव जो रहा है इन 15 से 20 सालों के अंदर, वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये क्लास नहीं है, ये एक तरह की चर्चा है। जो न्यूरोथेरेपी में जो जितना लंबा समय देता है, उसका जो अनुभव होता है उसको आपके सामने जो है बताया जाता है। एक दूसरे के अनुभवों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। मेरा अधिकतर अनुभव रहा सिंगल पॉइंट थेरेपी में। मैंने बहुत काम किया जहां पर सिंगल पॉइंट के बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे जो है देखने को मिले हैं। और सिंगल पॉइंट की शुरुआत, जैसे कि आज आपके साथ में राकेश जी ने एक किस्सा भी शेयर किया था कि मेरी लाइफ में सिंगल पॉइंट की शुरुआत कहाँ से हुई। मुझे खुद को कमर का दर्द हुआ था, और सब लोगों ने ट्रीटमेंट दिया था, मुझसे चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो गया था। फिर गुरुजी ने मुझे एक छोटा सा पॉइंट दिया था और मैं ठीक हो गया था। तब से मेरे मन के अंदर था कि यार सिंगल पॉइंट भी बहुत अच्छा काम करते हैं। उसके बाद दूसरा अनुभव हुआ मुझे, एक कमर दर्द का ही पेशेंट आया था, डी जनरेशन का। और उस दिन कैंप में गुरुजी डायग्नोसिस कर रहे थे पेशेंटों को, और हम उसको लगातार पिछले, मतलब कोई दूसरा थेरेपिस्ट उसको लगातार 5-6 हफ्तों से थेरेपी दे रहा था। तो गुरुजी ने उस पेशेंट को देखा और मुझसे कहा केवल 1 थायराइड पी 9 सेकंड देना है, बाकी पेशेंट को समझाने के लिए थोड़ा सा फिजिकल ट्रीटमेंट दे देना, इसके अलावा केमिकल ट्रीटमेंट में कुछ नहीं देना है, केवल 1 थायराइड पी 9 सेकंड देना है। तो हमने उसको 1 थायराइड पी 9 सेकंड दिया और उसको बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तब से मेरे मन के अंदर लग गया था कि यार 1 पॉइंट जो सिंगल पॉइंट होते हैं ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं। क्योंकि 1.9 सेकंड देने के बाद मैंने पेशेंट से पूछा था कैसा लग रहा है आपको, तो उसने ये कहा था मुझसे कि मुझे अभी तक जो मैं 4-5 संडे के लिए इस कैंप में आ गया हूँ, मुझे अभी तक इतना अच्छा नहीं लगा जितना 1 थायराइड पी 9 सेकंड देने के बाद लगा। उसके बाद मेरा खुद का एक अनुभव रहा। मैं न्यूरोथेरेपी के आश्रम में क्लास कर रहा था, और क्लास के दौरान मैं वॉशरूम में गया, और वॉशरूम में मुझे मधुमक्खी ने काट खाया। हमारे एक मित्र थे घनश्याम जी, वो आश्रम में थे, लेकिन वो उस समय क्लास नहीं करते थे, एक्चुअली वो पेशेंटों को थेरेपी देते थे। लेकिन वो उस समय वहीं हमारे जो जहाँ मैं वॉशरूम में गया था वहीं उसके पास में आए हुए थे, और मधुमक्खी ने मुझे काटा था। तो जो अपनी हथेली रहती है इसके सामने फ्रंट वाले भाग में काटा था, और मैंने कहा यार काट लिया, बहुत तेज जलन हो रही है मुझे। तो उन्होंने मुझे वहीं पे 6 ट्रीटमेंट दिया था, और वो जो जैसे जैसे ट्रीटमेंट दे रहे थे वैसे वैसे मेरी स्वेलिंग कम हो रही थी और मेरी चुभन कम हो रही थी। तो मुझे पता तो लग गया था कि यार सिंगल पॉइंट जो है वो जबरदस्त तरीके से काम करता है, इसके ऊपर काम किया जा सकता है। फिर क्लिनिकल कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बनी, जैसे कि कुछ बाहर से पेशेंट आए, बहुत दूर दूर से पेशेंट आए, वो लगातार हमारे पास रुक नहीं सकते थे, हम उनको बहुत सारे ट्रीटमेंट नहीं दे सकते थे। तो हमने उनके घर वालों को सिंगल सिंगल पॉइंट सिखाए, और जब सिंगल पॉइंट सिखाए, जब उनसे रिजल्ट बहुत बेहतर आए, तो हमें लगा कि यार सिंगल पॉइंट से थेरेपी की जा सकती है। हमें केवल ये डायग्नोसिस करना होगा कि आपकी बॉडी का कौन सा ऑर्गन जो है वो प्रॉपर रूप से फंक्शन नहीं कर रहा है। यदि हम केवल उसी को स्टिमुलेशन करें तो बीमारी ठीक हो सकती है। जैसे कि एक डॉक्टर के पास कोई इन्फ्लामेशन के लिए एक पेशेंट गया, तो कभी कभी उसको जो है इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए डॉक्टर एक सिंगल मेडिसिन दे देता है, और उसका इन्फ्लामेशन कम हो जाता है और उसकी परेशानियां भी कम हो जाती है। तो हम लोग जो है वहां पर हमारा भी सिंगल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि आपका डायग्नोसिस प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा, इसमें सबसे मेन ध्यान वाली जो चीज होती है वो ये होती है कि आपका जो ट्रीटमेंट देने का तरीका होता है वो बहुत बेहतर होना होना चाहिए। अब आप बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि ट्रीटमेंट देने का तरीका बेहतर कैसे होता है। तो देखो, ट्रीटमेंट देने का बहुत साधारण सा तरीका होता है। जब भी आप किसी एक पेशेंट को ट्रीटमेंट दें, और यदि आप उस ट्रीटमेंट देते समय अनुभव करने लग जाएंगे कि मैं जिस चीज के लिए ट्रीटमेंट दे रहा हूं उस पेशेंट को इससे उस ग्लैंड के ऊपर असर हो रहा है कि नहीं, और लाभ हो रहा है कि नहीं, यदि आप उसको थोड़े से अपने अनुभव के अंदर ले आएंगे तो 100% रिजल्ट आ जाएंगे।
जब मैंने न्यूरोथेरेपी करी थी तो हम लोगों ने एक इसके ऊपर चर्चा करी थी कि आप कोई ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब आप अपनी तरफ से इनपुट लगाते हैं, है ना, फिर एक आउटपुट निकलता है उसका, मतलब उसका रिजल्ट आता है। तो आप है ना ध्यान रखिए कि यदि आप इनपुट दे रहे हैं, यदि आप कोडा इक्विना सीएनएनएस गेल्स आर्थ्रीसाइड दे रहे हैं, तो उसका रिजल्ट कितना आ रहा है और कितना आप बेहतर खुद सुधार सकते हैं, क्योंकि आपके ट्रीटमेंट को आप खुद सुधार सकते हैं, वो आपके खुद के अनुभव में आएगा और अनुभव से आके उसका रिजल्ट सुधर जाएगा। आप सोचे कि मैं किसी और की नकल कर लूं और सेम उसके जैसा ट्रीटमेंट दे दूं, तो ये संभव नहीं है। आपने एक उदाहरण सुना होगा कि एक ड्राइवर बहुत एक्सपर्ट होता है, वो किसी एक रास्ते पे गाड़ी चला देता है जहां टायर के उसके निशान आ जाते हैं, डबल से वहां टायर चलाना मुश्किल हो जाता है, मतलब डबल से उस जगह टायर नहीं चलता है। तो हर थेरेपिस्ट का ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन यदि वो अपने अनुभव में ले आए तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होगा। तो सिंगल ट्रीटमेंट के रिजल्ट जब बहुत अच्छे आते हैं, जब आप हर ट्रीटमेंट का आपको लॉजिक पता हो और उसके साथ आप जुड़े हो, उसके साथ आपका कॉन्फिडेंस जो है वो साथ में जुड़ा है, तो सिंगल ट्रीटमेंट के रिजल्ट बहुत अच्छे आ सकते हैं। मेरे जीवन में जैसे मैंने एक लास्ट कल आपके साथ एक स्टोरी शेयर करी थी। मेरे मित्र हैं राकेश जी, हम लोग साथ में पढ़े और काफी अच्छा लगा। वो एक्चुअली में बहुत एक्टिव हैं और काफी दिनों से प्रयास कर रहे हैं न्यूरोथेरेपी के बारे में, न्यूरोथेरेपी के प्रचार प्रसार में, जो उन्होंने अनुभव गुरुजी के साथ किया उसको बताने के बारे में। तो उनसे ही प्रेरणा पाकर मैं आज आपके साथ सामने हूँ। तो इसमें जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिंगल पॉइंट जो है, जैसे कि मैंने उसमें बात करी स्वेट के बारे में, और स्वेट का एक उदाहरण दिया आपको कि स्वेट की क्या मनस्थिति आई थी। तो हमने एक लड़की जिसको इतनी ज्यादा मेंसेस आते थे कि वो किसी से कवर नहीं हो पाते, तो जब भी मेंसेस आते थे तो उसको इतना तेज फ्लो होता था कि वो चक्कर खा के गिर जाती थी। जब सारे डायग्नोसिस, मतलब मेडिकल रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रहे थे, डॉक्टर कोई जज नहीं कर पा रहे थे क्या हो रहा था, आखिरी में डिसीजन हुआ कि यार जब बार बार ऐसा होगा हम परेशान होंगे तो यूट्रस रिमूव कर देंगे। एक 13-14 साल की लड़की का यूट्रस रिमूव करना, उसकी पूरी लाइफ जुड़ी हुई है, और संसार की जो व्यवस्था है वो एक महिला की यूट्रस से ही तो जुड़ी होती है, हम सब लोग बढ़ते हैं, और उसको निकाल दिया जाए तो बड़ा दिक्कत वाला काम हो जाएगा। हम लोगों ने भी काफी उसको समझने की प्रयास किया, क्योंकि वो काफी परेशान होकर आए थे हमारे पास में, और सिंपल सा लॉजिक निकला और सिंगल पॉइंट में उसके रिजल्ट आए। तो जब बीमारी जितनी बड़ी होना, तो कोशिश कर सकते हैं हम कि बहुत छोटी सी जगह पर उसको सोच सकते हैं। यदि हम उसको छोटे से स्तर पर सोच पाए तो हम सिंगल ट्रीटमेंट से काम चला सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं कि एक सूर्य का प्रकाश होता है ना, बड़ा बहुत सूर्य का प्रकाश हर जगह फैला हुआ रहता है, लेकिन हम एक यंत्र के द्वारा, मतलब एक मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा उस छोटे से सूर्य के प्रकाश को एक जगह केंद्रित कर लें, तो केंद्र करके हम एक कागज के नीचे रख दें तो कागज में आग लग जाएगी। मतलब हम यदि इतने से प्रकाश को इतनी जगह केंद्रित कर दें तो उस कागज में आग लगा सकता है। तो यदि सही से समझ लिया जाए, और सही से समझने के लिए क्या है, आपको बुक से प्रेम बढ़ाना पड़ेगा, जो वेद है आपका उससे प्रेम बढ़ाना पड़ेगा, उसकी एक एक चीज को बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यदि आप उसको बारीकी से ध्यान देते तो गुरु जी ने एक एक शब्द जो आचार्य जी ने हमारे लिए लिखा है, उसके अंदर आपको लगता है वो एक एक लाइन है या एक वाक्य, वो एक वाक्य नहीं है, वो जबरदस्त चीज है। मतलब केवल आपको उसके ऊपर ध्यान देना है और लगातार आपके ब्रेन के अंदर वो चीज होना चाहिए, गजब के रिजल्ट आएंगे। मैं ऐसा ही आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ सिंगल पॉइंट का। और मेरा एक छोटा सा कार्यक्रम और भी हुआ था, वहां मैंने 2 ADR के बारे में चर्चा करी थी। अभी जो है शुक्ला जी से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप 2 ADR के बारे में भी फिर से चर्चा करें। और मैं छोटा सा एक शायद सब लोगों ने वो कहानी नहीं सुनी होगी, उसका आपको लास्ट बता देता हूँ कि हम लोगों ने उस बेटी को जो है 6 स्वेट क्यों दिया था। उसका मेन कारण ये था कि वो जब बेटी 3 महीने की थी, जब उसको 10 लगे थे और बड़ी मुश्किल से डॉक्टरों का ट्रीटमेंट करवाया था, उसके बाद बंद हुए थे, काफी इलाज करवाने के बाद बंद हुए थे। हम लोगों ने जब बार बार पूछने की कोशिश करी, इनकी हिस्ट्री में गए, उनकी मदर की हिस्ट्री में गए, लेकिन ये बात सामने नहीं आई।
2 दिन बाद जब वो तीसरे दिन हमारे क्लिनिक पर आए तब ये बात सामने आई कि इसको 3 महीने के थे जब 10 लगे थे और 3 से 6 महीने के थे तब बंद हुए थे। अब इसका आपके मतलब मेंसेस के फ्लो से क्या रिलेशन था, उसको यहाँ हम लोगों ने थोड़ा सा इन करा, क्योंकि बाकी चीजें सब नॉर्मल थी। पेन पॉइंट नॉर्मल थे, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल था, पल्स रेट नॉर्मल थी, बीपी नॉर्मल था, एस्ट्रोजन नॉर्मल, प्रोजेस्टेरोन लेवल नॉर्मल, प्रोडक्टिन लेवल नॉर्मल, यूट्रस का साइज नॉर्मल, ओवरी का साइज नॉर्मल, मतलब सारी चीजें सब नॉर्मल थी, सब प्रॉपर रूप से काम कर रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं था उनकी रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट का तो ऐसा पुलिंदा था, मतलब आप पढ़ो ना तो आपको रिपोर्ट को पढ़ने में कम से कम 4-5-6 घंटे का समय लग जाए, इतनी रिपोर्ट्स थी। लेकिन रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, कुछ भी नहीं था रिपोर्ट्स की। पेन पॉइंट चेक किए गए तो पेन पॉइंट के अंदर कुछ नहीं मिला हम लोगों को, सारे पेन पॉइंट्स क्लियर निकले। यही एक बात मिली थी कि जब वो 3 महीने की थी, जब उसको 10 लगे थे और बड़ी मुश्किल से 6 महीने तक, मतलब 3 महीने तक 10 लगे थे, मतलब 3 महीने तक उसके जो मूवमेंट थे वो बढ़े हुए थे। तो हमने जानने की कोशिश करी कि अब इसके मूवमेंट बढ़े हुए, पैरालिसिस मूवमेंट के हाथों की गति बढ़ी हुई है क्या अभी। तो मालूम पड़ा कि जब वो सुबह उठती थी तो उसको वॉशरूम तुरंत जाना पड़ता था, यदि वो नहीं पहुंच पाती वॉशरूम तो उसके कपड़े खराब हो जाते थे। तो उसके घर वाले उसके लिए सावधानी रखते थे कि जब भी उसका उठने का समय होता तो वॉशरूम खाली रखते। उनके घर में एक ही वॉशरूम था और वॉशरूम खाली रखते कि भैया ये उठेगी तो उसको तुरंत वॉशरूम जाना है। बस उसी चीज को हम लोगों ने पकड़ा और उसको 6 सिंगल ट्रीटमेंट दिया था 3rd डे, और उससे बोल दिया था कि अब तब आना आप जब आपको डबल से मेंसेस आए। उसको बराबर पहली बार में 28 डेज में मेंसेस आए और 4-5 दिनों तक चले। उसके बाद में वो मेंसेस ठीक हो गए। उसके बाद हर महीने में मेंसेस आने लग गए। यही पेशेंट हमारे पास डबल से भी आई थी जब उनकी शादी हो गई और उनको प्रेगनेंसी नहीं आ रही थी। मेरा ये पेशेंट मेरी शुरुआत समय की थी, जब शुरुआत करी थी मैंने, उस समय की पेशेंट थी। तो ये जब इसकी शादी हो गई उसके बाद भी हमारे पास पेशेंट बन के आई थी। बड़ी खुशी हुई थी, मिलकर बड़ा आनंद आया था। लेकिन उसने मुझसे, हम लोगों से कहा कि सर आपने मेरी वो परेशानी ठीक करी थी, मेरे ससुराल वालों ने मुझे सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, लेकिन कहीं से हम लोगों को प्रेगनेंसी नहीं हो रही, मतलब कंसीव नहीं हो रहा है हमारा चाइल्ड। कंसीव होता है लेकिन गिर जाता है, कंसीव होता है लेकिन गिर जाता है, वो थोड़े दिन रुकता है और गिर जाता है। 2 बार ऐसा हो चुका था। हम लोगों ने वापस उसको 6 का सिंगल ट्रीटमेंट दिया था और उसके 2-3 महीने बाद वो कंसीव हो गई थी और पूरे 9 मंथ की प्रेगनेंसी रही। एक और ये प्रेगनेंसी से जुड़ा किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा। ये भी मेरी शुरुआत समय का किस्सा है। एक मेरे परिचित ही थे, उन्होंने मुझे फोन लगाया, बोले सर हमारे एक रिलेटिव हैं, वो अभी इंदौर में एडमिट है। मतलब मैं वहां से करीब करीब 120 किलोमीटर दूर था, मेरा सेंटर सारंगपुर में सेंटर था, वहां पर था। उन्होंने मुझे फोन लगाया और बोला कि सर उनको प्रेगनेंसी की उल्टियां हो रही है, तो किसी से बंद नहीं हो रही है, क्या अपन बुला सकते हैं? तो मैंने पढ़ा था कि यार 15 मिनट दे दो, ऑर्गन क्लियर दे दो, घर वालों को सिखा देंगे, वो मीटिंग बंद हो जाएगी। तो मैंने बोला हाँ बुला लीजिए, ठीक कर लेंगे, बढ़िया, आज बुला लीजिए। तो उन्होंने जो है उस पेशेंट को लेके आए मेरे पास में शाम को 4 बजे के आसपास। विश्वास मानिए कि मेरे थेरेपी कैरियर को केवल 6 से 7 महीने हुए थे, उस पेशेंट को देख के मैं पूरी तरीके से घबरा गया। जब मैंने उनको देखा तो वो इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी प्रेगनेंसी में, उनको वोमिटिंग हो रही थी ब्लड की। तो मैंने उनके हस्बैंड से कहा कि यार मुझे नॉर्मली बताया गया था कि भैया इनको जो है उल्टियां, मतलब उल्टियां हो रही है प्रेगनेंसी वाली, वो बंद नहीं हो रही है दवाइयों से, तो क्या आप ठीक कर सकते हो, लेकिन ऐसी कंडीशन के बारे में नहीं बताया था। ये बहुत सीरियस केस है, इस केस को मैं नहीं देखूंगा, आप इस केस को इंदौर ले जाइए, बड़े डॉक्टर को दिखाइए। तो उनके हस्बैंड ने कहा कि सब सारे डॉक्टर को दिखा चुके हैं, किसी से कोई फायदा नहीं हो रहा है, आज 17-18 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी से कुछ फायदा नहीं हुआ। 18 दिन से उसको लगातार वोमिटिंग आ रही, किसी ने कुछ नहीं खाया है। लास्ट ये रहेगा कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि अब जो है हम जो है बच्चे की पेट की सफाई कर देते हैं, बच्चे को गिरा देते हैं, शायद हो सकता है उस चीज से नॉर्मल आ जाए, उस चीज का कोई इन्फेक्शन आ जाए, हो रहा हो, उसके कारण से जो है ये परेशानी आ रही हो। तो मैंने कहा ठीक है आप ले जाइए। तो उन्होंने कहा कि सब रात में तो हम आपके ही रहेंगे, अब सुबह ही लेके जाएंगे, जो कुछ होगा वो हो जाएगा। तो मैंने बोला मेरी जवाबदारी नहीं है। आप बोले नहीं नहीं आप बेफिक्र रहो, कोई जवाबदारी नहीं है, मैं तो हॉस्पिटल से थक गया हूँ, जो भी होगा वो आप यही करें। जब इनकी केस हिस्ट्री को समझने के बारे में बात करी तो देखो एक चीज समझिएगा, इनको शुरू शुरू में वोमिटिंग हो रही थी, जहां पर ये थे वहां पर वोमिटिंग रोकने की दवाई थी, वोमिटिंग नहीं रुकी इनकी। तो थोड़े दिन बाद जब पावरफुल रेमेडी देने की कोशिश करी गई, इनको ज्यादा पावर की दवाई देने की कोशिश की गई,
तो ज्यादा पावर देने की कोशिश से वोमिटिंग तो नहीं रुकी, लेकिन इनको कॉन्स्टिपेशन हो गया, मतलब इनको मोशन आना धीरे धीरे कम हो गए। जब मोशन आना धीरे धीरे कम हो गया, ये और आगे डॉक्टरों के पास में गए तो उन्होंने और ज्यादा वोमिटिंग को रोकने की कोशिश करी, ट्राई करा, और ज्यादा ट्राई करा, तो इनके इनके मोशन आना तो रुक ही गए, साथ में इनके यूरिन के फ्लो भी बहुत ज्यादा डाउन हो गया। मतलब सब तरफ से गति कम हो गई, वोमिटिंग के लिए गति कम हो गई, यूरिन के सेंसेशन कम हो गए, मतलब यूरिन आना बहुत कम हो गई, साथ साथ में जो है मोशन आना बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो गए। जब वो हमारे पास में आए थे तो उनको 6 दिन हो गए थे मोशन करे हुए, 6 दिन से उन्होंने मोशन नहीं करे थे, और 24 घंटे में केवल 1 से 2 बार वो यूरिन कर रही थी, उसके अलावा कोई यूरिन नहीं कर रही थी, यूरिन का फ्लो पूरी तरीके से बंद था। अब 2 चीजें थी हमारे पास में, या तो हम वोमिटिंग रोकने का ट्रीटमेंट देते, या तो यूरिन लाने के लिए ट्रीटमेंट देते, या मोशन लाने के लिए ट्रीटमेंट देते। लेकिन लाइफ के लिए सबसे जरूरी है कि यूरिन आना शुरू हो जाए, क्योंकि मोशन तो अगले दिन सुबह आएगा, लेकिन यदि यूरिन भी बार बार आने लग जाए, मतलब बॉडी का प्रोसेस सही हो जाएगा। तो यहाँ हमने यूरिन आने के लिए केवल उनको गेसाई ट्रीटमेंट, थोड़ा सा उसके साइड इफेक्ट भी दिए, उसके लिए गेसाई ट्रीटमेंट, और रात भर गेसाई ट्रीटमेंट के साथ में अपना S4S5 2S4 इसके अलावा कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं दिया। जब भी ट्रीटमेंट को थोड़ा हमने बार बार दिया तो इनको यूरिन के सेंसेशन आ गए, यूरिन पास होने लग गई। उसके बाद में हमने उनको किडनी क्लियर ट्रीटमेंट दिया, लेकिन हमारा जो मेन रिजल्ट जो था ना, वो केवल 2S45 से आ गया था। मतलब हमने सेक्रल नर्व को एक्टिवेट करा था यूरिन आने के लिए। हमने इनको शुरू से लेके आखिरी तक, मतलब 3 दिन तक रहे, फिर एक्चुअली में रात को यूरिन आ गए, सुबह इनको मोशन आ गया, और शाम तक आते आते वोमिटिंग के सेंसेशन, मतलब वोमिटिंग आना लगभग बंद हो गई, ब्लड की वोमिटिंग आना बंद हो गई, और उन्होंने कह दिया कि मैं ठीक हो जाऊंगी। मतलब रात में थेरेपी देना चालू करा, जब सुबह यूरिन भी हो गई, मोशन भी हो गए, तो उनके घर वालों को विश्वास हो गया कि ठीक हो जाएगी। वोमिटिंग भी थोड़ी सी कम हो गई थी, जो बार बार ब्लड की उल्टियां हो रही थी वो भी कम हो गई थी। तो इनको जो है फिर बाद में धीरे 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 करके 1-2 दिन में पूरे कवर हो गए। तो इनको बहुत सारे ट्रीटमेंट देने की कोशिश नहीं गई, एक ही ट्रीटमेंट को, मतलब कुछ पॉइंट को बार बार रिपीट किया गया कि हमें केवल क्या लाना था, यूरिन के सेंसेशन को लाना था और गेसाई को लाना था। कितने गेसाई लिया हम लोगों ने यहाँ पर इनको 1 गेसाई दिया। 1 गेसाई देने के बाद में फिर ब्रेक करा 4-5 मिनट का, फिर 1 गेसाई दिया। हर 5 मिनट के बाद 1 गेसाई देते गए जब तक यूरिन के सेंसेशन नहीं आए। जैसे यूरिन का फ्लो आया और मोशन का फ्लो आया कि वो पेशेंट ठीक हो गई। तो कभी कभी आपको समझना होता है कि पेशेंट आपको और कुछ दिखा रहा है, लेकिन आपको ट्रीटमेंट और किसी का करना होता है, तो रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाते हैं। ये मेरे करियर का सबसे टर्निंग पॉइंट था। मेरे पास में पेशेंटों को भीड़ लगाने का टर्निंग पॉइंट था। मतलब उसके बाद मुझे आज तक पेशेंटों के लिए दिक्कत नहीं है। वो पेशेंट आज भी मेरे पास पेशेंट भेजते हैं। वो एक ऐसा पेड़ था जिसके फल मुझे आज तक मिलते हैं, और पेड़ था वो अलग है, उसके बाद में वो सम्मान था जब वही बच्चे की, मतलब जो बच्चा उस समय मतलब उनके पेट में था, उसकी डिलीवरी और डिलीवरी होने के बाद वो मेरे पास में लेके आए। उनके हस्बैंड ने 9 महीने उनको थेरेपी दी, पूरा कोई मेडिसिन नहीं दी, पूरे 9 मंथ उनको थेरेपी दी गई। और 9 मंथ के बाद में जो है छोटी छोटी चीजों के लिए हमने छोटे छोटे ट्रीटमेंट सिखाए, जैसे कि फोलिक एसिड के लिए हमने छोटा सा फोलिक एसिड वाला फार्मेशन सिखा दिया था। हमने लीवर को हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए लीवर ट्रीटमेंट सिखा दिया था। तो उनको भी ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं दिलवाते, उनसे पूछते हैं क्या दिक्कत आ रही है, बोले इस बार टेस्ट करवाए हैं तो हीमोग्लोबिन की कमी है। तो बस हम लोगों ने 1 पॉइंट लीवर से ट्रीटमेंट देके उनको, तो हस्बैंड को सिखा दी कि बोला आप घर पे यही सिंपल सा ट्रीटमेंट दीजिए और कुछ मत दीजिए। जब वो बच्चे, मतलब उनको बर्थ हुआ और वो बच्चा जब आया ना, जब वो मिलाने के लिए लाया हमारे पास में, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपका बेटा है। और मैं जब भी मिलने के लिए जाता हूँ तो ये बोलते हैं, मतलब ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपका बेटा है। तो वो खुशी जो होती है ना, वो अल्टीमेट होती है। मतलब उसका जो मुझे फीस मिली, जो पेशेंट मिले अभी तक, वो सारी चीज एक तरफ है, और वो सारी खुशियां जो वो एक पेशेंट आपको देता है वो सबसे अलग है ना? तो ये जो है सिंगल पॉइंट यहाँ से गजब का, मतलब मुझे लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा काम करता है। और इसके बाद मेरे पास बहुत दूर दूर से पेशेंट आने लगे। तो मेरे साथ तो एक मजबूरी हो गई थी कि भैया आपको सिंगल पॉइंट के ऊपर काम करता है। तो देखो, सिंगल पॉइंट ढूंढने के कुछ तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है पेशेंट का डायग्नोसिस करने का तरीका, और एक मैं चोरी करता हूँ, मैं चुराता हूँ। सिंगल पॉइंट भी चुराता हूँ। मैं कहाँ से चुराता हूँ? एलोपैथिक मेडिसिन से चुराता हूँ। यदि किसी डॉक्टर ने उनका पर्चा बनाया है और मैंने उससे पूछा
क्या आपको किसी डॉक्टर से इलाज कराया, फायदा हुआ? उन्होंने कहा हाँ मुझे फायदा हुआ। किस डॉक्टर से फायदा हुआ? मैंने देखा कि डॉक्टर ने 4 दवाई प्रिस्क्राइब करी थी, लेकिन मुझे मालूम है उन 4 दवाइयों में से मेन कौन सी दवाई थी। 1 2 3 4 दवाइयों में मेन कौन सी दवाई थी। अब वो चौथी दवाई क्या काम कर रही थी, उसको लेने से फायदा था, तो मैं सेम कोशिश करूंगा कि न्यूरोथेरेपी में उस ऑर्गन को स्टिमुलेशन करूं जिससे वो मेडिसिन प्रोड्यूस हो जाए। मतलब आप एलोपैथिक से भी अपने ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। एलोपैथिक डॉक्टर ने जो दवाई लिखी है 5, बाकी दवाई तो 4 कॉमन होगी, कोई स्पेशल मेडिसिन होगी, उसके लिए भी आप स्पेशल फार्मूला दे सकते हो और उससे भी सिंगल ट्रीटमेंट का डायग्नोसिस बना सकते हो। तो सिंगल पॉइंट ढूंढने के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। उसमें से एक तरीका होता है चोरी वाला। कृष्ण भी चोर थे, माखन चुराते थे। यदि किसी का फायदा हो तो चोरी करने में कोई हर्ज नहीं है। तो आप एलोपैथिक मेडिकल साइंस से भी ये चीज चुरा सकते हो, सीख सकते हो। यदि किसी पेशेंट को किसी दवाई लेने से फायदा है तो आप उसके लिए ट्रीटमेंट दे सकते हो। अब मैं आपको एक स्टोरी और शेयर करना चाहूंगा। ऑलरेडी पहले मैं सुना चुका था। जैसे मैंने स्वेट के बारे में बताया, तो स्वेट के मेरे बहुत सारे अनुभव है। मैंने कई बीमारियों में इसको अप्लाई किया। एक स्वेट का थोड़ा सा एक रिजल्ट और बता देता हूँ। मेरा एक मित्र था, एक्चुअली में मेरा खास मित्र। हम लोगों ने साथ में एक रात को दाल बाटी की पार्टी करी, मतलब हम सब लोगों ने साथ में खाना खाया। रात को लेट हो गए, 10 से 11 बज गए। खाना खाने के बाद में उसने खूब खाया क्योंकि बहुत अच्छा खाना बना था। वो सुबह उठा, उठने के बाद में वो एग्रीकल्चर मैन था, मतलब कृषक था वो, उसको बहुत सारे काम थे। उसने फटाफट तैयार हुआ, रेडी हुआ। उसको अपने खेतों में पंप से दवाइयां डलवाना थी, तो वो अपने खेतों में पंप से दवाई डलवाने के लिए चले गया। लेकिन 12-1 बजे के आसपास दिन में उसको कन्वर्शन आए, फिट्स आए और फिट्स आके गिर गया। वो 2-3 जो है दिन एडमिट में मतलब हॉस्पिटल में एडमिट रहा, फिर वापस घर आया। लेकिन उसके बाद उसकी कंडीशन खराब हो गई और उसको 2-3 दिन में फिट्स आने लग गए। मैं भी उससे इंदौर मिलने के लिए गया। मैंने डॉक्टर जो भी बता रहा है अपन इसका ट्रीटमेंट ले लो, अपन फिर बाद में इसको आराम से देखेंगे। तो 15 दिन तक वो एडमिट रहा, ये प्रोसेस चलती रही, वो ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने घर जो है उसको भेज दिया। ये जरूर हुआ छुट्टी होने के बाद में कि उसको जो बार बार कन्वर्शन आ रहे थे उसका टाइमिंग पीरियड बढ़ गया, मतलब अब वो थोड़े ज्यादा ज्यादा देर में आ रहे थे, वो कम कम देर में नहीं आ रहे थे। जब 15 दिन के बाद में बहुत अच्छा हुआ, मिला, तो मैं उसके घर गया और उसको घर से मेरे वापस से मेरे फार्म हाउस पे लेके आया। हम लोगों ने वहां बैठे आराम से बात करी। तो उसने उससे कहा कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है क्या? यार मैं कोशिश करता हूँ निकालने का कुछ परमानेंट सोल्यूशन हो जाए। अपन इसके ऊपर समझते हैं कि क्या सोल्यूशन परमानेंट इसका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने उसकी दवाइयों के बारे में स्टडी करी कि डॉक्टर क्या दे रहे हैं। तो डॉक्टर एक्चुअली में जब ये चीजें कवर नहीं हो रही थी ना, तो डॉक्टर अधिकतर उसको इनहिबिट मेडिसिन दे रहे थे, मतलब किसी चीज को रोकने की दवाइयां दे रहे थे कि चीजें रुक जाए। ब्रेन के जो इलेक्ट्रिक वेव्स का जो फ्लो है वो रुक जाए किसी ना किसी तरीके से। यदि उसको रोक लिया जाए तो उसके फिट्स थोड़े से कम हो रहे थे। मतलब ये समझ में तो आ गया था कि यार कोई चीज बड़ी है, मतलब कोई चीज ज्यादा काम कर रही है। डॉक्टर इसको ऐसी मेडिसिन दे रहा है जो रोकने का काम करती है, इनहिबिट करने का काम करती है। तो हो सकता है कि अपन भी कोई सा ऐसा ट्रीटमेंट चलाए जो इनहिबिट करे, मतलब चीजों को रोके जो एक्स्ट्रा बढ़ी हुई है, तो शायद इससे कन्वर्शन आना रुक सकते हैं। ऐसा दिमाग के अंदर आया। दूसरी चीज उसके अंदर जो सबसे कॉमन देखने के लिए मिली, वो ये मिली कि जब हमसे बातें करता था ना, तो फटाफट फटाफट कुछ बोल देता था, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोलना चाहता है। जिससे मैंने अभी कहा ना, ऐसा वो फटाफट बोलता था, अपने कामों को बड़ी तीव्रता के साथ करता था, खाना बड़ी तेज खाता था, बनाता बहुत तेज था। उसकी एक मोबाइल की शॉप है, वो बड़ी तेज से, मतलब उसकी कामों में तीव्रता बहुत थी। यहाँ तीव्रता बहुत थी, उस दिन भी तीव्रता बहुत थी, और जिस दिन वो काम करने के लिए गया खेत पे, वो भी बड़ा तीव्र था, मतलब उसके अंदर तीव्रता बहुत ज्यादा थी। तो जब भी आपके शरीर के अंदर कोई तीव्रता आती है, मतलब फास्ट होने का मतलब आपको मतलब एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा तीव्रता आती है, तो हमारे शरीर में 2 स्पेशल हार्मोन्स काम करते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। यदि काम तो कर रहे हैं उस सिचुएशन को संभालने के लिए, जो आप अपनी गति से तीव्र होने का काम करेंगे, तो उन तीव्रता को संभालने के लिए जो काम करता है वो 2 हार्मोन्स होते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन्स, जिनको एड्रेनलिन हार्मोन्स भी कहा जाता है। ये एक ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो दोनों व्यवस्था में काम करते हैं। ये आप हवा में उड़ रहे हो, मतलब कहीं भागना चाहते हो तो भी काम करता है,
और जब आप फ्लाइट होना चाहते हो, फ्लाइट मोड में जाना चाहते हो, मतलब रुकना चाहते हो तो भी काम करता है। मतलब दोनों स्थिति में जो है एड्रिनल लाइन जो हार्मोन्स होते हैं वो दोनों स्थिति में काम करते हैं, आपको तीव्रता की ओर भी ले जाते हैं और आपको नीचे की ओर भी लाते हैं। यदि इस चैनल के अंदर कोई दिक्कत आ जाए तो बहुत सारी परेशानी आई। और उस व्यक्ति का व्यवहार भी ऐसा था, उसके हर काम में तीव्रता थी, मतलब बहुत तीव्र था। मैंने केवल एक सिम्टम्स और उससे जानने की कोशिश करी कि भाई तू सुबह मोशन कब करता है, तो उसने बोला कि मैं उठता और उठते से ही मोशन करता हूँ, मेरे को तुरंत वॉशरूम में तो 1 मिनट में फ्रेश हो जाता हूँ, और मुझे चाय पीना पड़ती ना दूध पीना पड़ता, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, मेरा पेट तो बहुत अच्छा है, मैं तुरंत फ्रेश होने जाता हूँ और पूरा पेट मेरा खाली हो जाता है। नॉर्मली एक व्यक्ति का 70% मल जो है मल त्याग होना चाहिए, 30% मल उसका बचना चाहिए। यदि 100% पेट उसका नॉर्मल से साफ हो रहा है पूरी तरीके से, मतलब समझ जाओ उसकी तीव्रता, उसकी गति आंतों के अंदर भी तीव्रता है। और यदि हमें सब तरफ तीव्रता का माहौल मिले तो फिर से वापस से ट्रीटमेंट याद कर लो आप, एड्रिनलिन हार्मोन्स देने का, मतलब स्वेट देने का। हमने वहां पर उसको 6 स्वेट ट्रीटमेंट दिया, दिन में 1 बार, 3 दिन तक लगातार। चौथे दिन से कन्वर्शन बिल्कुल नहीं आए थे और हमने उसकी सारी दवाइयां बंद कर दी थी। आज 2 साल हो गए उसको कन्वर्शन नहीं आए। तो ये केवल सिंगल ट्रीटमेंट, ऐसे अपने पास बहुत सारे ट्रीटमेंट है। 20 मेडुला है, मतलब आप 20 मेडुला के बारे में जब जानेंगे ना कि यार ये छोटा सा ट्रीटमेंट, शायद आप लोग 20 मेडुला को डोपामाइन या पार्किंसंस की डिजीज में ही देते होंगे, लेकिन यदि आप इसको विस्तार से जानेंगे कि डोपामाइन क्या होता है और एलोपैथिक मेडिकल साइंस में इसका यूज कहाँ होता है और क्या हम इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो आप जबरदस्त तरीके से 20 मेडुला से फायदा ले लेंगे न्यूरोथेरेपी के में। उस पेशेंट को हमने 6 वेट दिया और वो बढ़िया हो गया, फर्स्ट क्लास तरीके से हो गया। तो अब हमें कोई पेशेंट ऐसा मिलता है, कोई सी बीमारी का हो, जिसको मोशन पूरा साफ हो जाता है, जिसका पेट एक ही बार में सुबह बिल्कुल दस्त आ जाते हैं, जो 20-25% मल पेट के अंदर बचना चाहिए वो नहीं बचता है, और उसको तीव्रता देखते हैं हम। तीव्रता मतलब उसके बात करने में तीव्रता, वो क्लिनिक में आ रहा है तो तीव्र, उठ रहा है तो तीव्र, बैठ रहा है तो तीव्र। तो ये इनबैलेंस है, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा लोड पड़ रहा है उसकी एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि आकस्मिक जो चीजें होती है उन चीजों को मैनेज कोई चीज नहीं कर पाए, उनको मैनेज करने का काम तो हमारी एड्रिनल ग्लैंड का है। यदि वो मैनेज नहीं कर पाए और उसकी मनस्थिति तीव्रता की है और एक सिम्टम्स उनके अंदर और कॉमन मिल जाए, तो उसके 100% रिजल्ट आएंगे, चाहे बीमारी बाल झड़ने की हो, चाहे बीमारी मोटापे की हो, चाहे बीमारी अस्थमा की हो, चाहे बीमारी आंखों की वीकनेस की हो, या नॉर्मल जनरल वीकनेस की परेशानी हो, मतलब आदमी हमेशा थका थका सा महसूस करता हो, वहां पर भी आप 6 स्वेट अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यदि उसका मल पूरा पास हो जाएगा और सुबह सुबह पूरा ही मल निकल जाएगा, पूरी इंटेस्टाइन खाली हो जाएगी, तो उसको वीकनेस जरूर आएगी। यदि मोशन करने के बाद किसी व्यक्ति को वीकनेस आए और उसको कोई सी भी बीमारी हो, तो आप वहां पर 6 स्वेट दे सकते हैं और उसमें रिजल्ट जरूर आएगा, 100% रिजल्ट आएगा। तो आप केवल है ना, छोटा सा पॉइंट है ना, इसकी गहराई में चले गए, इसके ज्ञान में चले गए। केवल 2 ज्ञान गुरुजी ने एक शब्द में लिखा है, जरा सा लिखा है, स्वेट के बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन यदि आप उसको वो मैग्नीफाइंग ग्लास लगा रहे हैं और उसकी जो क्षमता है, मतलब इतनी जो उसकी वो प्रकाश है, उसको उसको आपने छोटी जगह एकत्रित करके उसको ध्यान दे दिया, तो ये आग लगा सकता है, मजे कर सकता है। तो ये गजब की चीज है कि आप इन 2 चीजों का ध्यान रख लें। पेशेंट का डायग्नोसिस प्रॉपर होना चाहिए, आप जो पॉइंट दे रहे हो उसका ज्ञान होना चाहिए, गुरुजी ने जो बताया है आपको वो किस तरीके से काम करता है वो पता होना चाहिए। आप इसका उपयोग कहीं भी कर सकते हो और ये दिमाग आपके पास भी आ जाएगा, मेरी चीज सुनने की जरूरत नहीं, आपके पास भी सब चीजें जो है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार आपको बहुत ज्ञान होता है, आप बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत कुछ अच्छा बता देते हो। भैया अलग से कुछ नहीं आता है, केवल पढ़ने से आता है। मैं बार बार बोलता हूँ, वेद पढ़ते जाओ, गुरु जी के कहे हुए शब्दों को बार बार पढ़ते जाओ, एक नई चीज की खोज होती जाएगी। मतलब एक एक वाक्य में रामायण और गीता को लिखा जा सकता है, महाकाव्य लिखे जा सकते हैं गुरु जी के एक एक शब्दों में। तो आप वापस से सब लोग वेद पढ़ना शुरू करें। मैं ऐसे एक 3rd पेशेंट की स्टोरी लेना चाहूंगा, ये भी मुझसे जुड़ी हुई है,
ये पहले भी मैं चर्चा में ला चुका था, लेकिन मैं वापस से चर्चा में लाऊंगा क्योंकि इसका अनुभव मेरे साथ बहुत अच्छा रहा। ये भी एड्रिनल ग्लैंड से जुड़ी हुई है। हम क्रेनियल नर्व की तरफ बाद में जाएंगे, पहले एड्रिनल ग्लैंड की तरफ जाएंगे, है ना। इसके बीच में मैं थोड़ा सा बोल दूं, मेरा समय खत्म हो जाए या क्लास का समय खत्म हो जाए तो मुझे याद दिला देना 10 मिनट पहले, तो मैं प्रोग्राम को उस तरीके से डिसाइड कर लूंगा। और किसी को बोरियत आएगी तो भी बोल देना कि यार तो अपन भी क्लास इसको मैनेज कर लेंगे, है ना। चलिए तो हम बढ़ते हैं। एक मित्र के यहाँ मेरा निमंत्रण था, मैं खाना खाने के लिए गया, है ना। अब खाना खाने के लिए जिस मित्र के यहाँ गया था मैं, वो भी कहीं बाहर से आया हुआ था और यहाँ रहता था रेंटल प्रॉपर्टी में। और जिस समय मैं वहां गया था उसकी सिस्टर भी वहां आई थी। वो मेरा मित्र भोपाल में था, है ना। तो मैं उसके घर खाना खाने के लिए गया। हम लोगों ने बड़े मजे से, हम लोगों ने जो है खाना खाना खाते रहे हम लोग, बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से। अब उसने मुझसे पूछा, यार बोले यार मेरा जो है मेरी सिस्टर है, इसको किसी डॉक्टर को दिखाना है, तो तू मुझे एक डॉक्टर का नाम बता दे जो स्किन में बहुत एक्सपर्ट हो, या अपन कुछ कर सकते तो अपन कुछ कर ले। तो मैंने कि क्या हो गया सिस्टर को? बोले यार इसको पूरे बॉडी के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं, पूरे शरीर के अंदर, मतलब चेहरे के अंदर तक भी फंगल इन्फेक्शन था। इट्राकोना जो खिला खिला के डॉक्टर थक गए थे, लेकिन वो पेशेंट जो है ठीक नहीं हो रहा था। शांतिलाल जी हमारे मित्र हैं, वो हाथ उठा रहे हैं, तो इनको समय दे दें, तभी ये कुछ बात करना चाहते हैं तो मैं इनका जवाब दे दूंगा। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और विस्तार कर दूं। मैं उनके घर गया और उन्होंने कहा कि इसको जो है पूरे शरीर में फंगल इन्फेक्शन जो है, फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड जो जुड़ी हुई बीमारी है और ये कैसे ठीक नहीं हो रही है। तो मैंने किया ठीक है, ट्रीटमेंट बोले थेरेपी सब दे दी हमने इसको। वो भी मेरा मित्र थेरेपी से ही जुड़ा हुआ है, थेरेपिस्ट ही उसकी बहन है वो। तो हम लोगों ने ट्रीटमेंट से फायदा नहीं हुआ, सारी चीज नॉर्मल चीजें देखी गई, लेकिन हमने कॉमन चीज देखी गई। इतनी देर बैठे मैंने बहुत सारी चीजें पूछने की कोशिश की उन दीदी से, लेकिन उन्होंने बहुत जवाब नहीं दिया मुझे। तो जो मेरा दोस्त उसकी वाइफ ने बोला कि भैया इनका बहुत रिजर्व नेचर है, किसी से बात नहीं करते। और वो भी हमारे साथ खाना खा रहे थे, तो उसमें हमें कॉमन चीज नजर आई। वो चीज ये थी कि जब हम खाना खा रहे थे, हम लोगों ने तो टेस्ट करा, तो सब्जी में ज्यादा नमक था इसलिए हम लोगों ने नमक नहीं डाला, लेकिन उन्होंने बिना टेस्ट करे नमक उठाया और बहुत सारा नमक सब्जी के अंदर डाल लिया। बस यहीं से फार्मूला आ गया था, यहीं से वो सिंगल ट्रीटमेंट निकल के आ गया था, जिसके रिजल्ट बेहतरीन आने वाले थे और वो जो फंगल इन्फेक्शन खत्म होने वाला था। यहीं से आ गया था कि उसने नमक अलग से क्यों डाला, मतलब समझ में आ गया था कि सोडियम चैनल फॉल्ट है, इनको नमक खाने की ज्यादा इच्छा होती है और इनको नमक खाना पड़ता है, मतलब इनके सेल्स तक नमक पहुंच ही नहीं पा रहा, इसलिए इनका बॉडी जो है ज्यादा डिजायर कर रही है सॉल्ट की। तो शायद हम सॉल्ट देते तो शरीर के अंदर के सारे काम ठीक हो जाएंगे। तो सॉल्ट तो खा रहे थे, लेकिन सॉल्ट की कमी पूरी नहीं हो रही थी, एक्स्ट्रा डिजायर थी। एक चीज और कॉमन थी ऐसे पेशेंट के अंदर कि वो अपनी बातों को दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो अपनी चीजों को पकड़ के रखते हैं। सोडियम का ये लक्षण होता है कि आप सोडियम ज्यादा ले लेंगे तो पानी को रोक के रखेगा, विचारों को भी रोक के रखेगा। आपको सोडियम की मनस्थिति को समझना है केवल, कि सोडियम मन के ऊपर कैसा काम करता है और शरीर के ऊपर कैसा काम करता है। यदि शरीर के अंदर सोडियम का ज्यादा लेवल बढ़ जाएगा तो ब्लड के प्रेशर को बढ़ा देगा, यूरिन के फ्लो को कम कर देगा, आपकी जो मन की विचार है वो दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पाएगा। तो ऐसा पेशेंट जो अपने मन के विचार दूसरे के साथ शेयर ना कर पाए और जो ज्यादा नमक खाए, मतलब समझ जाओ कि उसका सोडियम चैनल इनबैलेंस है। अब आप समझ गए कौन सा ट्रीटमेंट दिया होगा। 15 दिन में लगभग हमारी जो बहन थी वो ठीक हो गई थी, केवल 15 दिन के अंदर। हमने केवल कुछ नहीं, उसको रोज 2 ADR का ट्रीटमेंट देते, सिंगल, बस कुछ नहीं देते, 2 ADR सिंगल ट्रीटमेंट। ओमकार जी ने भी बता दिया था पहले, मुझसे पहले उनका मैसेज आ गया था कि 2 ADR दिया होगा। तो जब भी सोडियम चैनल की बात आए और सोडियम चैनल से मनस्थिति वाला कोई पेशेंट आ जाए तो आप 2 ADR ट्रीटमेंट दे सकते हो, उसको बेहतरीन और बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे। मतलब डिजायर ऑफ सॉल्ट, मतलब आप डिजायर से, जैसे डिजायर ऑफ सॉल्ट हो गया, डिजायर ऑफ शुगर हो गया, है ना। आप डिजायर ऑफ शुगर से भी आपका ट्रीटमेंट जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हो, क्योंकि देखो आप यहाँ पे सोडियम को नहीं सुधार रहे हो, आपके हर सेल्स के अंदर सोडियम होता है और सोडियम आयन जो है आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर भी काम करते हैं, सेल्स के ऊपर भी काम करते हैं, मसल्स के ऊपर भी काम करते हैं। तो यदि आप उस चैनल को सुधार दो
तो सारी चीजें ठीक हो सकती है। अब क्या क्या होता है सोडियम बढ़ने से, आप ब्लड पी बढ़ जाता है, सोडियम कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, आदमी अपनी याददाश्त भूल जाता है। तो यदि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आए और शिकायत करे कि मुझे बार बार भूलने की शिकायत हो, डॉक्टर साहब मैं बार बार भूल जाती हूँ, वो आपके पास घुटन दर्द को लेके भी पेशेंट आया है, तब भी आप वहां 2 ADR दे सकते हो, वहां दूसरे ट्रीटमेंट से ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि आप उसका सेल्यूलर लेवल पे जाके ट्रीटमेंट कर रहे हो। आप बॉडी के हर सेल्स को सुधार रहे हो, हमने पढ़ा है सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, और सिस्टम से हमारा शरीर बना हुआ है। तो सेल्यूलर लेवल पे जब बात करते हैं तो हमें छोटे छोटे इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करना होती है। तो यदि हम सोडियम चैनल को सुधार लें तो बहुत सारी चीजें सुधर सकती है। एक और उदाहरण दूंगा मैं आपको 2 ADR के बारे में, बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे, बहुत शानदार रिजल्ट आए थे। एक परिचित मेरा, एक्चुअली में इसको फिर मैंने बाद में इस ट्रीटमेंट को नाम दिया, एक्चुअली हमारे हमारे क्लिनिक में इस ट्रीटमेंट को जो है एंटी डिवोर्स ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। एंटी डिवोर्स, डिवोर्स मतलब तलाक, ये ट्रीटमेंट ऐसा है जो तलाक को भी रोक सकता है। हम इसको एंटी डिवोर्स ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, 2 ADR को एंटी डिवोर्स ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। अब क्या स्टोरी है इसकी, एक लड़की जिसको नमक खाने का ज्यादा शौक हो, वो अपने विचारों को दूसरे के साथ व्यक्त नहीं कर पाती है, वो अकेली अकेली जिंदगी भर अकेली अकेली रहती है, और अकेली अकेली जब किसी कारण से एक नए लड़के से मिलती है, लड़का इंटरेस्टेड होता है कि यार ये लड़की अच्छी है, इसको प्रपोज कर लिया जाए फर्स्ट क्लास तरीके से, एक लड़का प्रपोज करता है, उसके साथ लव अफेयर में आता है, और बाद में देखता है कि लड़की तो अपनी मन की बात भी नहीं बता पाती और उसको छोड़ देता है। उसको क्या करता है, उसको छोड़ देता है, क्योंकि वो अपनी बातों को किसी के साथ शेयर कर ही नहीं पाती है ज्यादा अच्छे से। तो एक अफेयर में वो लड़की फेल हो जाती है, और फेल हो जाने के बाद में उसको है ना एक लड़के से ही नफरत हो जाती है, मतलब एक मेल से ही वो अपनी जिंदगी में नफरत करने लग जाती है। जब उसकी शादी हो जाती है तो उसको किसी चीज से प्रेम नहीं होता है, क्योंकि वो उस लड़के से नफरत करी हुई व्यवस्था में रहती है, तो वो नफरत में चलती रहती है, पूरी पूरी लाइफ उसकी जो है स्पॉइल हो जाती है। उसको मेंसेस से रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाएंगे, वो किसी से बात नहीं करेगी, उसकी किसी से इच्छा नहीं होगी, वो हमेशा अकेले अकेली रहना पसंद करेगी। ऐसे पेशेंट को माइग्रेन भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो उस पेशेंट की शादी होती है एक लड़के से, और उसके साथ उसकी शादीशुदा लाइफ बड़ी खराब निकलती है। ऐसी स्थिति हो जाती है कि लड़का परेशान हो जाता है, और वो एक तो बॉयफ्रेंड परेशान हुआ था, अब लड़का परेशान हो जाता है। दिखने में अच्छी लड़की दिखती है, लेकिन वो अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाती क्योंकि नमक ज्यादा खाती है। अधिकतर पेशेंटों में से 100 में से आप 70 से 80% पेशेंटों में देखेंगे तो जो महिलाएं नमक एक्स्ट्रा ऊपर से डाल के खाती है या पुरुष खाते हैं, उनके स्वभाव में एक फर्क होता है कि जब वो रोती भी है ना, तो वो अकेले में जाके रोती है, सबके सामने रोती नहीं है। वो अपनी बातें बहुत कम लोगों के साथ शेयर कर पाती है, वो किसी को कुछ बता नहीं पाती है। तो उसका हस्बैंड उससे बड़ा परेशान, एक तो वो उससे फेल हुई थी लव अफेयर में, तो वो इस लड़के से प्यार नहीं करती जिससे उसकी शादी हुई। साथ साथ में जो है अभी भी चीजें सुधर नहीं पा रही थी, तो बड़ी दिक्कत थी। तो बात यहाँ तक पहुंच गई कि भैया आपको डिवोर्स होना है, डिवोर्स ही होना है, इसके अलावा कुछ बचना नहीं है। मैंने मेरे मित्र से कहा, मैंने यार एक काम कर, मैं एक थेरेपी सिखा रहा हूँ, तेरी वाइफ को रोज रात को सोते समय दे दिया कर, 10 से 15 दिन बाद दे दे, उसके बाद तू प्लान करना तेरे को डिवोर्स लेना है कि नहीं लेना है। बोले वो कुछ बात बता दी कि उसको कुछ परेशानी हो तो बता दे, तो अपन सोल्यूशन निकाल ले। लड़का समझदार था, सोल्यूशन निकालना चाहता था, लेकिन वो निकल ही नहीं रहा था। जब उन भाभी को हमने 2 ADR देना, हमारे मित्र ने 2 ADR देना शुरू किया, हमने सिखाया उनको 2 ADR देना शुरू किया, तो उनके सोडियम चैनल की व्यवस्था सुधरी, और उनके अंदर जो विचारों को रोकने की क्षमता थी वो बाहर निकालना शुरू किया। एक रात को उनने अपने हस्बैंड को उठाया, और उठाया तो वो रो रही थी। हस्बैंड ने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो तुम लोग? तो उन्होंने बताया, उन्होंने फिर पुरानी अपनी सारी जो लाइफ की हिस्ट्री थी, जिस पुराने लड़के से अफेयर था, उसने जो धोखा दिया था, जो लव फेलियर हुआ, तो उसकी सारी घटना बताई, और बताया कि मैं इसलिए आपसे सही साथ तरीके से बात नहीं कर पाती हूँ, अपनी चीजों को शेयर नहीं कर पाती हूँ। जैसे ही उन्होंने उस चीज को शेयर करा, उनके मन के भी भाव सारे खुल गए, लड़का भी समझ गया, और उनकी शादी बन गई। तो यदि आपके पास कोई ऐसा डिप्रेशन वाला पेशेंट मिले जो नमक ज्यादा खाता है, तो आप 2 ADR दे सकते हो।
डिप्रेशन में भी 2 ADR दिया जा सकता है। शर्त ये है कि वो पेशेंट नमक ज्यादा खाने वाली होनी चाहिए, डिजायर ऑफ शार्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ में जो है यूरिन का फ्लो थोड़ा कम हो तो बहुत अच्छी बात है नॉर्मल व्यक्ति से। और अपनी बातों से देखो, फिजिकल जो सिम्टम्स आते हैं आप उसको भी देख सकते हो, और जो केमिकल मेंटल जो सिम्टम्स आते हैं आप उनको भी देख सकते हो। दोनों के आधार पर 2 ADR ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। 2 ADR ट्रीटमेंट वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये आपके सेल्स के हर सेल्स तक में जाके काम कर सकता है, क्योंकि सोडियम केवल एक छोटा सा पार्ट नहीं है, सोडियम आपके हर सेल्स के अंदर। 608 बहुत पावरफुल ट्रीटमेंट है। कारण उसका कि जो एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन्स, केवल हार्मोन्स नहीं है, ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करते हैं। और ये सबसे मेन बात क्या है पता है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये सब आपातकालीन चीजों को संभालने का काम करते हैं। जब आपातकाल में होते हो तब चीजों को संभालने का काम करते हैं। यदि किसी शेर ने आपके ऊपर हमला किया तो एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन का भी काम होता है, आपके पल्स रेट को बढ़ाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देंगे, लंग्स में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देंगे, आर्टरी को कॉन्ट्रिक्ट कर देंगे, आपको भगाएंगे कि भगो, तेजी से भगो, शेर आपको खा नहीं जाए। तो ये जो ट्रीटमेंट है ना, इनका बड़ा एक्यूट असर होता है, मतलब बड़ी तीव्रता के साथ असर होता है, क्योंकि हमारे शरीर में भी तीव्र ही काम करते हैं। तो कुछ ट्रीटमेंट होते हैं जो स्लो बेस में काम करते हैं, कुछ ट्रीटमेंट होते हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं, बड़ी तेजी के साथ काम करते हैं, क्योंकि इनका शरीर में फंक्शन ही तेज है, इसलिए तेजी के साथ काम करते। 2 ADR ट्रीटमेंट को हम लोगों ने अभी एक नया, एक्चुअली में अभी वो लास्ट ईयर से हम लोग ऐसा वो कर रहे हैं। अभी पूरा 100% रिजल्ट नहीं है, लेकिन मैं एक रिजल्ट और बता दूं इसका आपको। अभी 6वां और 7वां महीना चल रहा है उनको। एक और भी हमारे पास पेशेंट थी जिनको बार बार जो है मतलब कंसीव तो हो जाता था, बच्चा कंसीव हो जाता था, लेकिन वो बार बार ड्रॉप हो जाता था, वो रुक नहीं पाता था। और बीच में पिछले 4-5 सालों में उनको कंसीव भी नहीं हुआ। उनको भी हमने 2 ADR, एक्चुअली में उनके थोड़े सिम्टम्स 2 ADR के जा रहे थे वो, और एक 608 के ट्रीटमेंट भी जा रहे थे। ये दोनों ट्रीटमेंट दिया, उनकी कंसीव में जो है वो बरकरार है, और चीजें जो है वो जबरदस्त तरीके से है। तो चीजों को थोड़ा सा समझा जाए तो कहीं जगह काम किया जा सकता है। जैसे 2 ADR के बारे में आपको बताया मैं, डोपामाइन 120 लोग जुड़े, मजे आ गए, आनंद आ गए भैया। ये जो है शुक्ला जी की और न्यूरोथेरेपी आश्रम की देन है, गुरु जी की देन है कि हम लोग 120 लोग साथ में जुड़ के चर्चा कर सकते हैं, हम एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं, एक दूसरों को चीजों, क्योंकि सब अपने आप में एक्सपर्ट हैं। यहाँ तो जितने भी लोग हैं सब अपने आप में एक्सपर्ट हैं। तो लेकिन एक दूसरे की बातों को समझना, जानना, मानना, देखो चीजों को चर्चा से चीजें बढ़ती है ना। ज्ञानी लोग भी किसी से और ज्ञान पाना चाहे तो सीखा जा सकता है, जीवन में हमेशा सीखा जा सकता है। तो ऐसे 2 ADR के बारे में मैं थोड़ा सा आपको 2 ADR को और आगे बढ़ाएंगे अपन, उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको शक्कर के बारे में बता देता हूँ कि आपको डिजायर ऑफ जो शॉल्ट रहेगी, जिनको शॉल्ट खाने की ज्यादा इच्छा रहेगी, उनके मेंटल सिम्टम्स क्या आएंगे, उनकी बॉडी में सिम्टम्स क्या आएंगे, और उनको क्या क्या परेशानी हो सकती है, और कहाँ आप 4 पेन का यूज कर सकते हो। क्योंकि हमारे हर सेल्स में कार्बोहाइड्रेट होती है, हर सेल्स में शुगर होती है, तो आप 4 पेन का और 4 ADR का मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हो। केवल डिजायर ऑफ शुगर होना चाहिए। अब वो पेशेंट को किसी भी चीज की कमी हो तो वहां आप दे सकते हो, है ना। साथ साथ में कभी कभी डिजायर ऑफ शुगर में आप 10 पेन भी दे सकते हो, है ना। यदि आपने 4 पेन दिया, एक्यूट रूप से उसको डिजायर कम हो गई, लेकिन फिर वापस उसको बार बार डिजायर होती है शुगर खाने की, तो आप 10 पेन दे सकते हो और उसके सेल्स तक शुगर पहुंचा सकते हो और उसकी डिजायर को कम कर सकते हो। जैसे कि आपके पास एक घुटन दर्द का पेशेंट आया, है ना। मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा उदाहरण देके बता दूं। एक घुटन दर्द का पेशेंट आया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, बहुत प्यारी प्यारी कमेंट सारे मैं बीच बीच में पढ़ रहा हूँ। नाम तो नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मजेदार, अच्छा लग रहा है सेशन, बोरियत नहीं हो रही है, सबसे अच्छी बात है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण दे दूं कि आप 10 पेन का यूज केवल शुगर वाले पेशेंट को नहीं करना है, 10 पेन के मल्टीपल यूज हैं। जैसे कि आपके पास एक घुटन का पेशेंट आया और घुटन के अंदर डीजनरेशन चेंजेशन आ गए।
रीजनरेशन चेंजेशन आ गए तो आपको उसको रीजनरेटेड करना है, मतलब वहां पर कोई मटेरियल भेजना है। हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारा इंसुलिन जो है वो 50% इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट को सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है, बाकी 50% इंसुलिन जो होता है वो प्रोटीन को भी भेजता है, फैट को भी भेजता है और दूसरे विटामिन को भी सेल्स तक भेजने का काम करता है। हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, बड़ी छोटी सी व्यवस्था में उलझ के रह जाते हैं कि यार कोई शुगर का पेशेंट आएगा तब जाके हम 10 पेन देंगे। हम रीजनरेशन में भी 10 पेन का यूज कर सकते हैं। यदि हमें किसी सेल्स के पास में कोई मटेरियल भेजना है तो वहां पर हम 10 पेन का यूज कर सकते हैं। बस छोटी सी उसकी जो छोटे से एक रिक्वायरमेंट है कि आपका जो पेशेंट है ना उसको डिजायर ऑफ शुगर होना चाहिए। यदि उसको शुगर की डिजायर है, मतलब वो शक्कर खाता है बार बार, उसको वीकनेस आ जाती है, यदि उसका 10 बजे खा, ऐसा जरूरी है कि वो शुगर ही खाए। ऐसा भी हो सकता है कि यदि उसका 11 बजे खाना खाने का समय है और यदि उसको समय पे खाना नहीं मिले और 10:30 से 11:30 या 12 हो जाए तो उसको चक्कर आने लग जाएगी, घबराहट आने लग जाएगी, हाथ हिलने लग जाएंगे, उसको कंपन आने लग जाएगा। मतलब समझ जाओ कि इसके व्यक्ति के सेल्स के पास में इसका शुगर चैनल डिस्टर्ब पड़ा हुआ है। अब ऐसे पेशेंट को घुटन में दर्द हो तो भी आप 10 पेन दोगे तो दूसरे ट्रीटमेंट से ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। आप दूसरे पेन, आपको डायग्नोसिस हो रहा है, आप वो दीजिए ट्रीटमेंट, लेकिन आप उसको साथ में 10 पेन और दे दीजिए, आपके रिजल्ट जबरदस्त हो जाएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट हो जाएंगे, उसमें मजा आ जाएगी रिजल्ट में, 4 चांद लग जाएंगे रिजल्ट के अंदर, आपने 10 पेन और ऐड कर दिया। अधिकतर लोगों को शुगर की डिजायर होती है, मतलब शरीर बताता है कि भैया मेरे पास मेरे सेल्स तक कार्बोहाइड्रेट पहुंच नहीं पा रहा है। उस व्यक्ति को भूख ज्यादा लगेगी, जिस व्यक्ति को ज्यादा भूख लगे, बार बार भूख लगे, मतलब समझ जाओ कि उस व्यक्ति के पास में उसके सेल्स तक कार्बोहाइड्रेट पहुंच ही नहीं पा रहा है, इसलिए उसको ज्यादा भूख लग रही, बार बार भूख लग रही है, इसलिए वो मोटा हो रहा है या दुबला हो रहा है, दोनों चीज हो रही है। अब आप उसको मोटा होने का, पतला होने का ट्रीटमेंट दोगे तो असर नहीं आएगा। यदि आपने उसके सेल्स तक शुगर पहुंचा दी तो उस पेशेंट को कोई सी बीमारी वो ठीक हो जाएगी, उसमें आराम हो जाएगा। चाहे वो अस्थमा का पेशेंट हो, चाहे बाल झड़ने का पेशेंट हो, चाहे उसके पेट में गैस बनती हो, चाहे उसको उसको लीवर की कोई परेशानी हो, चाहे उसको टीनिया मतलब फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, चाहे उसको दूसरी कोई सी बीमारी, उसमें रिजल्ट जरूर आएंगे। केवल आपको समझना पड़ेगा कि उस सेल्स के पास कौन सी चीज की कमी हो रही है। यदि नमक की कमी हो रही है, आपने नमक भेज दिया, पेशेंट ठीक हो जाएगा। यदि शुगर कमी हो रही है, आपने शुगर भेज दी, पेशेंट ठीक हो जाएगा। एक क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन मैं क्वेश्चन बाद में लूंगा, एक बार आप बाद में पूछ लेना मुझसे कि शुगर और जो है दोनों की डिजायर साथ में हो, मतलब शॉर्ट की डिजायर भी हो, शुगर की डिजायर भी हो, तो आप फिर और कुछ चीजें साथ में प्लस कर सकते हो। जैसे कि शुगर वाला जो पेशेंट होगा, जिसको शुगर की डिजायर होगी ज्यादा से ज्यादा, उसके साथ में आप एक मेंटल सिम्टम्स को साथ में ले सकते हो। मेंटल सिम्टम्स क्या होता है, जिनको मीठा खाने का ज्यादा शौक होता है या मीठा खाने से परेशानी होती है, उनके दांत अधिकतर घिसे होंगे, मतलब नॉर्मल से यदि ज्यादा उम्र में आए तो दांत घिसे होंगे। और एक चीज, छोटा बच्चा आया तो उसके दांत खराब होंगे या दांत जल्दी सड़े होंगे, तो समझ जाओ कि ये जो है पेशेंट जो है शुगर के कारण से है, तो आपको उसको शुगर के लिए 10 पेन देना है, उसको 2 ADR नहीं देना है। साथ में आप मेंटल सिम्टम्स एक और ले सकते हो। यदि स्टेज फियर हो, मतलब किसी से बात करने का भय हो, किसी स्टेज पे जाए और उसकी पल्स रेट बढ़ रही है, मतलब वहां पर सही साथ शुगर रिलीज नहीं हो रही। देखो स्टेज पे जा रही है, कोई व्यक्ति स्टेज पे जाता है, अपने लेक्चर को डिलीवर करने के लिए जा रहा है, अब जा रहा है लेकिन उसकी पल्स रेट बढ़ रही है बहुत तेजी से। अब देखो स्टेज पे जाने की हमें जरूरत क्या पड़ रही है पता है आपको, हमें कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ रही है। और कॉन्फिडेंस कौन देता है मालूम, आपके शरीर की एनर्जी देती है। और एनर्जी कौन देता है, सबसे ज्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट। तो यदि स्टेज पे जाने का किसी को फियर हो, या एग्जाम देने का फियर हो, या फिर वो किसी चीज, किसी व्यक्ति से मिलने के लिए जा रहा है, पहले मोशन करने जाता है फिर बाद में मिलने के लिए जाता है, वो घर से बाहर जा रहा है उसके पहले उसको मोशन आते हैं, ऐसे पेशेंट आएंगे। डॉक्टर साहब जब भी मैं घर से बाहर जाता हूँ या मेरा बच्चा, इसको कहीं बाहर जाने की बोलो तो ये पहले बाथरूम में घुसता है, इसको मोशन आते हैं। ऐसे सिम्टम्स किसी ने मुझे ऐसे मैसेज किया कि हाँ ऐसे सिम्टम्स आते हैं। यदि ऐसे सिम्टम्स हो तो समझ जाओ कि उस व्यक्ति को उस चीज का सामना करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है उतनी एनर्जी नहीं है। यदि आपने उसका एनर्जी चैनल ठीक कर दिया तो उसको स्टेज पे जाने का फियर नहीं होगा, इसका स्टेज पे जाने का फियर खत्म हो जाएगा, उसका एग्जाम का फियर खत्म हो जाएगा। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है
कि यदि हमारे पास कोई ऐसा बच्चा है जिसको एग्जाम देने के पहले डर आया, वो डरता हो, तो हम क्या ट्रीटमेंट देंगे? सिंपल सी चीज सोचना है ना कि यार एग्जाम देने में किस चीज की जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और एनर्जी की जरूरत पड़ती है और एक दूसरा चीज कॉमन मिल गई कभी उस पेशेंट को, तो 101% रिजल्ट आएंगे। उस पेशेंट को थोड़ी सी डिजायर ऑफ शुगर होना चाहिए, वो स्ट्रेस फियर हो साथ में, आप उसको 10 पेन दे दो तुरंत। ये 10 पेन शुरू से देते जाओ और जब वो कहीं जाए तो उसको आप 4 पेन या 4 एडीआर दे दो। उसको इतना मजा आएगा स्टेज पे जाने के बाद की पूछो मत। अभी आप में से कोई स्टेज पे जाता हो, जाने वाला हो ना, 4 एडीआर और 4 पेन लेने के बाद स्टेज पे जाना, बिल्कुल डर नहीं लगेगा, कोई पल्स रेट नहीं बढ़ेगी। आप में से भी किसी का बच्चा हो जिस बच्चे को स्टेज पे जाने में फियर हो, उसको आप 4 पेन और 4 एडीआर, यदि इसके साथ में लीवर और जोड़ दिया जाए, 4 लीवर, तो मजे ही आ जाएगा। एग्जाम देने से पहले यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा है, वो एनर्जी डिलीवर कर पाए अपनी पूरी, केवल 4 एडीआर 4 पेन के साथ में, उसका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, शानदार जाएगा, क्योंकि वहां एनर्जी की जरूरत है। और एनर्जी एक्यूट रूप से कौन निकालेगा? तो एक्यूट रूप से एनर्जी निकालेगा 4 एडीआर। हमारे एक मित्र मुझे जादूगर बोलते हैं। जादूगर इसलिए बोलते हैं, वो बोलते हैं कि यार बड़े जादू की तरह बहुत अच्छे रिजल्ट देते हो, सिंगल रिजल्ट देते हो। अधिकतर मैं उन चीजों का यूज करता हूँ जो शरीर के अंदर तुरंत होती है, फटाक से होती है, मुझे बड़ा एक्साइटमेंट आता है जो चीजें तुरंत होती है। ऐसे 4 पेरा का यूज करता हूँ मैं, 4 एडीआर का यूज करता हूँ, 4 पेन देता हूँ। कितनी बार देना यार? यदि आपके अनुभव में है, देखो एक मैं छोटा सा बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है, उसको लेंगे, मैं लूंगा, हालांकि 1 घंटा भी पूरा हो चुका है, तो थोड़ा क्वेश्चन आंसर का सेशन भी ले लिया जाएगा। मैं आपको छोटा सा मैं चीज बता दूं कि यदि आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर है, यदि आप उस ट्रीटमेंट से, पूरा मतलब नहीं मेरा कि यूडीएफ ट्रीटमेंट, आपका पॉइंट प्रॉपर है ना, तो आपको सिंगल के बाद में डबल ट्रीटमेंट देने की कभी जरूरत पड़ती ही नहीं है। अब प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या होता है, मैं क्लास की शुरुआत में भी आपको बता चुका हूं। प्रॉपर ट्रीटमेंट वो होता है जिससे आप स्वयं जुड़े हो। स्वयं जुड़े हो मतलब आपको मालूम है कि मैंने इस पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया, मैंने जितना इनपुट लगाया है, मुझे इस पेशेंट का इतना आउटपुट आएगा। आप हर पेशेंट को 4 एडीआर देने के बाद अनुभव करो कि यार मैंने ऐसा ट्रीटमेंट दिया था, मैं उस तरीके से अटैच था, ये मेरी एड्रिनल ग्लैंड है, ये मेरी किडनी यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड है, ये उसके ऊपर का भाग है, यहाँ ब्लड का फ्लो ले जाते मैं यहाँ ब्लड का फ्लो बढ़ा रहा हूँ, या तीव्रता के साथ ब्लड का फ्लो बढ़ रहा है, तब जाके मेरी एड्रिनल ग्लैंड काम कर रही है। यदि आपके दिमाग के अंदर वो व्यवस्था आ गई है कि ये मेरी जो है किडनी है, ये मेरा एड्रिनल ग्लैंड है, और मैं यहाँ पर 4 एडीआर दे रहा हूँ, और देने के बाद में एडीआर में ब्लड का फ्लो बढ़ रहा है, यदि आप उस चीज से कनेक्ट कर पाए, जुड़ पाए, आपको कोई थेरेपिस्ट नहीं बना सकता, आपको कोई थेरेपी नहीं सिखा सकता, आपको स्वयं को सीखना होगी। आपको स्वयं को उसकी जागरूकता में आना पड़ेगा। आप क्या इनपुट दे रहे हो और आउटपुट क्या बाहर आ रहा है। हमारे मित्र से, एक न्यूरोथेरेपी मित्र से मैंने सीखा था, ये मेरे मित्र शांतिलाल जी, बहुत अच्छे मित्र है मेरे, उन्होंने सिखाया था कि आउटपुट क्या होता है और इनपुट क्या होता है। तो ये जो इनपुट और आउटपुट वाली थ्योरी आपको अनुभव में आना चाहिए कि मैं पेशेंट को थेरेपी दे रहा हूं तो क्या रिजल्ट आ रहा है। किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, आपके खुद के फार्मूलों को आप बेहतर बना सकते हो। और यदि आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि यार मैं कोडा एक्विना दे रहा हूँ, गैस आई वाला मतलब गैस ओनली वाला पॉइंट एक्टिवेट हो रहा है, वहां अनुभव होता है लोगों को मेरे ट्रीटमेंट देने के बाद में, तो आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल सही है। आप सिंगल पॉइंट पे ध्यान रखो, आप जब ट्रीटमेंट सिंगल पॉइंट देते हो ना, तो आपका पेशेंट कैसे कैसे रिएक्ट करता है और उसका अनुभव क्या आता है, तो आपको लग जाएगा कि मेरा जो है फार्मूला बिल्कुल सही है, मेरा जो पॉइंट देने का तरीका वो बहुत सही है। और यदि पॉइंट देने का सही तरीका है तो आपको सिंगल ट्रीटमेंट देने की जरूरत है, डबल ट्रीटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं। वन थायराइड पी 9 सेकंड भी सिंगल ट्रीटमेंट काम करता है। डीजनरेशन में आपने एक बार दे दिया ना, उस पेशेंट के अंदर वो व्यवस्था चालू हो जाएगी जो रीजनरेशन करवाने आएगी। जब तक आप उसको डबल से कोई दूसरा ट्रीटमेंट नहीं दोगे, वो प्रोसेस लगातार चलती रहेगी रीजनरेशन की। 1 साल बाद उस पेशेंट को डबल से मिलोगे ना, तो उसके शरीर में बहुत सारी रीजनरेशन हो जाएगी, क्योंकि उसकी मशीन का वही पार्ट तो बंद पड़ा था जिसको आपने गियर लगा के स्टार्ट कर दिया, जिसमें आपने रेस बढ़ा दी, उसको आपने स्टार्ट कर दिया, बंद थोड़ी ना होगा। जब तक कोई दूसरा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, जब तक वो ट्रीटमेंट बंद नहीं होगा, उसका असर वो करता रहेगा। तो आपको ट्रीटमेंट रिपीट करने की तब आवश्यकता है जब उस ट्रीटमेंट के बाद में आप उस ट्रीटमेंट को नेगेटिव वे में ले जाते हो। जब तक वो नेगेटिव वे में नहीं जाएगा, आपने किसी पेशेंट को एक ट्रीटमेंट दे दिया, एसिड कम करने का ट्रीटमेंट दे दिया, मान लो एसिड फार्मूला दे दिया,
तो जब तक एसिड कम करता रहेगा जब तक आप उसके अपोजिट में दूसरा ट्रीटमेंट नहीं देते हो। ऐसा नहीं कि आपने आज ट्रीटमेंट दे दिया तो वो काम नहीं करेगा, वो लगातार काम करेगा। ये चीजें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत अलग अलग जगह क्लिनिक है। तो एक पेशेंट एक ही बार आता है, अगली बार वो 7 दिन में या 15 दिन में देखने को मिलता है। तो हम लोग अधिकतर सिंगल ट्रीटमेंट देते हैं और 7 से 15 दिन के लिए उसकी मशीन को एक्टिव करके छोड़ देते हैं कि भैया तू अपना काम कर, और वो काम करता है, जबरदस्त तरीके से काम करता है। अब जरूरत पड़ती तो हम उस चीज को न्यूट्रलाइज करके फिर नया ट्रीटमेंट चलाते हैं, और जरूरत नहीं होती तो उसी ट्रीटमेंट को रिपीट कर देते हैं। सिंगल पॉइंट देते हैं, सिंगल ट्रीटमेंट देते हैं। हमारी ट्रीटमेंट 4-5 मिनट से ज्यादा बड़े होते ही नहीं, छोटे से ट्रीटमेंट होते हैं, बहुत छोटे से ट्रीटमेंट देते हैं। तो 2ADR के बारे में बात करी, थोड़ा सा मैं 20 मेडुला के बारे में आपको बता देता हूँ, बहुत जबरदस्त चीज है उसके बारे में। अब 20 मेडुला डोपामाइन बनाता है। डॉक्टर लोग डोपामाइन का यूज करते हैं। कोई पेशेंट ने जहर खा लिया और वो मरने वाला है, उसकी पल्स रेट गिरने वाली है और वो कोलैप्स होने वाला है, मतलब बहुत ज्यादा वीक हो गया और मरने वाला है, तो वहां पर लोग डोपामाइन की बोतल धीरे धीरे करके उसको डोपामाइन की बोतल लगाते हो, पेशेंट बच जाता है। यदि कोई पेशेंट को अचानक से कोई गंभीर बीमारी आ गई और वो अचानक से कोलैप्स होने के लिए गया डॉक्टर को हॉस्पिटल में रहते रहते, तो वहां पर उसको बचाने के लिए डोपामाइन का उपयोग किया जाता है। ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जो आपके अंदर के ऑर्गन को बनने नहीं देता, काम करने के लिए एक्टिव रखता है, वहां पर 20 मेडुला दिया जाता है। लेकिन हमारे पास में यदि कोई पेशेंट आ गया जो बहुत ज्यादा वीक है, बुखार के बाद में बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, उसको बहुत ज्यादा मतलब ऐसा फील कर रहा है कि यार मैं तो पूरा टूट गया हूँ, बुखार के बाद टूट गया, नॉर्मल वीकनेस आ गई है या जर्नल वीकनेस आ गई है, वहां पर आप जो है 20 मेडुला का यूज कर सकते हो। मतलब वीकनेस में 20 मेडुला दिया जा सकता है। ये हर ऑर्गन को एक्टिवेट करता है, मतलब हर ऑर्गन से काम करवाता है। ये किसी भी ऑर्गन के जो कोलेप्स होने वाली मतलब कम करने वाली चीजें उसको एक्टिवेट कर देता है। 20 मेडुला तुरंत एंड टू एंड एक्टिवेट कर देता है। तो यहाँ पर 20 मेडुला दिया जा सकता है। शायद आगे क्लास होगी तो मैं आपको रूपरेखा बता दूं कि कभी मेरा बाद में कहीं लेक्चर हुआ तो हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि एडीआर को हम सोडियम और जो है हमारा शुगर वाले चैनल को कहाँ का यूज हो सकते हैं, इसकी और भी हम डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। डोपामाइन की हम डिटेल में चर्चा कर सकते हैं सिंगल पॉइंट में। ऐसे मुझे जो है 4 पैरा पॉइंट बहुत पसंद है, 1 थायराइड पॉइंट बहुत पसंद है 6 एडीआर पॉइंट एड्रिनल ग्लैंड का कार्टिसोल हार्मोन तो मुझे बहुत पसंद है। मैं सिंगल पॉइंट से बहुत बढ़िया लाभ देता हूँ। मैं जो है ट्वाइस फिंगर गाल लिवर, केवल गाल लिवर, कुछ नहीं उसके अलावा पूरा थेरेपी मुझे मालूम है, केवल मुझे गाल लिवर को एक्टिवेशन करना है तो मैं ट्वाइस फिंगर गाल लिवर देख के भी छोड़ दूंगा पेशेंट को और उसको रिजल्ट आएंगे बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से। तो मेडुला 1 मेडुला हो गया, 2 मेडुला का यूज करता हूँ, 6 मेडुला का जबरदस्त यूज करता हूँ, 8 मेडुला का जबरदस्त यूज करता हूँ। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं कि एक ट्रोमा होता है, मतलब चोट लगती है किसी व्यक्ति को, एक्सीडेंट हो गया, उसका पेट टूट गया, उसके हाथ टूट गए, तो हम इंजुरी ट्रीटमेंट देते हैं ना। तो एक तो वो वाला हुआ कि हम उसको जो फिजिकल ट्रोमा हुआ वहां पर हम इंजुरी ट्रीटमेंट देते हैं। कभी कभी जो है मेंटल ट्रोमा भी होता है। मेंटल ट्रोमा क्या हुआ मालूम, मेंटल शॉक लग गया, उसके बाद पेशेंट बीमार हो गया। मेंटल शॉक लगा मतलब जैसे कि अचानक से पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब बिल्कुल अच्छे थे तो फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं थी, अचानक से इनकी पूरी बॉडी कोलैप्स हो गई, अचानक से पैरालिसिस हुआ। क्या हुआ, बोले अपने अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, अचानक से फोन आया उनका, वो एक्सपायर हो गए, बस उसके बाद में ये पूरी इसकी तबीयत खराब हो गई है, बिल्कुल बीमार हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये भी एक तरीके से मानसिक आघात हुआ। मतलब एक फिजिकल चोट होती है जो हथौड़े के द्वारा लगती है, कहीं आप टकरा गए तो लग गई। एक मानसिक आघात होता है, मानसिक आघात मतलब विचारों के द्वारा चोट लगना। इसमें भी न्यूरोथेरेपी का इंजुरी ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। मतलब इंजुरी को केवल आप मत देखो कि फिजिकल चोट होगी तो ही दोगे, मेंटल विचारों के द्वारा। किसी व्यक्ति ने किसी को कुछ बोल दिया कि यार तू तो बड़ी खराब है, तूने तो बहुत, महिलाएं बोल देती, पुरुष भी बोल देते एक दूसरे की भैया तू बहुत खराब है, और उसने उसको दिल पे ले लिया, उस बात को दिल पे ले लिया, उसके बाद उसको डाइजेशन खराब हो गया। तो आप डाइजेशन को ठीक करने के लिए भी इंजुरी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। देखो मेंटल ट्रोमा को ठीक करने के, फिजिकल ट्रोमा को ठीक करने का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट इंजुरी है। मेंटल ट्रोमा को ठीक करने के 2 ट्रीटमेंट है, एक इंजुरी ट्रीटमेंट है और साथ में 8 मेडुला है। आप पूरा सेरोटोनिन फार्मूला भी दे सकते हो, लेकिन यदि इंजुरी ट्रीटमेंट के साथ में केवल आपने 8 मेडुला सिंगल पॉइंट मिक्स कर दिया, यदि आपने पेशेंट को इंजुरी ट्रीटमेंट एक बार दे दिया और बाद में उससे घर को 8 मेडुला सिखा दिया, उस पेशेंट को मजे आ जाएंगे, उसकी सारी पेट की तकलीफें ठीक हो जाएगी जो किसी के वैचारिक चोट लगने के कारण से पेशेंट को आई थी। कब से ही बीमारी, क्या हुआ था बीमारी का, एक उदाहरण देता हूं मैं इसी का आपको। एक माइग्रेन के पेशेंट को ठीक किया था सेम इसी स्थिति में। उसके बाद में हम लोग जो है
आगे चर्चा करेंगे इस विषय में कि क्या बढ़ा एक ऐसे मानसिक आघात की। एक मेरे पास एक माइग्रेन की पेशेंट है जिसको इतना खतरनाक माइग्रेन होता था कि वो हर 8 दिन तक डाइनाबार खाती थी या हॉस्पिटल में एडमिट रहती थी, तब जाके माइग्रेन बंद होता था। 10 से 12 दिन बंद रहेगा, डबल से अटैक आता, फिर वो वापस से 8 से 12 दिन की प्रोसेस, और 8-12 दिन में टिपिकल माइग्रेन। टिपिकल माइग्रेन मतलब ना किसी की आवाज पसंद, ना उजाला पसंद, कुछ भी पसंद नहीं, अंधेरे कमरे में रहना। जब से शादी हुई थी तब से ऐसी स्थिति, पति की स्थिति खराब, घर वालों की स्थिति खराब, सारे डॉक्टर को दिखा लिया, सबकी स्थिति खराब। हमारे क्लिनिक में आए माइग्रेन का इलाज कराने के लिए। क्या हुआ, बहुत कुछ चीजें पूछने की कोशिश करी गई, लेकिन कुछ बात समझ में नहीं आई कि यार क्यों हुआ होगा। तो नॉर्मल सोचा कि यार लीवर की कोई मिस्टेक होगी, पित्त बढ़ जाता होगा, उल्टियां होती थी, पित्त बढ़ जाता है, तो अपन एक काम करते हैं लीवर को ठीक करते हैं। और पेन पॉइंट में कुछ दर्द थे, पेन पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने उनको थेरेपी दे दी, लेकिन रिजल्ट ही नहीं आया। मेरा फेल केस था, उसको सुना रहा हूँ मैं आपको। लोग अपनी दास्तान, मैंने अभी तक अपने पास वाले के केसेस को सुना दिए कि यार ये सब केस ठीक हो गए, लेकिन जीवन में सारे केस हर बार ठीक नहीं हो जाते, केस फेल भी होते हैं। वहां हमने डायग्नोसिस करा और हम फेल हो गए पूरी तरीके से। डबल से ट्रीटमेंट दिया, फिर फेल हो गए, ट्रिपल से ट्रीटमेंट दिया, नए ट्रीटमेंट दिए, फेल हो गए। उसका माइग्रेन जो था वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। मैंने उनसे कहा कि इनकी अब जब अगली बार इनको माइग्रेन हो तो मेरे को उसी दिन मेरे पास लेके आना, उसी दिन मेरे पास लेके आना जिस दिन माइग्रेन शुरू हुई। अभी तो आप डाइनाबार खिलाओ, 4 दिन तक कोशिश कर ली, सिर दर्द, मतलब हालत आप देख के उसको देख ही नहीं सकते, इतनी खराब हालत में इनकी। भाई साहब इनको डाइनाबार खिलाओ, लेकिन मैं एक बार और कोशिश करना चाहूंगा, अब इनको जब अगली बार माइग्रेन होना तो मेरे को आप बुला लेना, या इनको यहाँ पर लेके आ जाना। अगली बार जब माइग्रेन आया, उनसे चर्चा हुई और मैं उनके घर पहुंच गया। वापस से वही चर्चा। अब मैंने ट्रीटमेंट देना शुरू नहीं किया, उस बात की चर्चा करना शुरू हुई, उनका माइग्रेन शुरू हुआ था, शुरू इनकी कब से शुरू हुआ, तो जब शादी हुई थी उसके चौथे या 5वें दिन से उनको माइग्रेन शुरू हो गया था। मैं इनकी शादी में क्या हुआ, बोले बहुत बढ़िया शादी हुई, शानदार शादी हुई। मैंने बोला आप खुश हो अपने पति से, बोले खुश हूँ। पत्नी से पूछा आप अपनी पत्नी से खुश हूँ, बोले मैं तो दुखी हूँ, इसको परेशान हो गया इसका इलाज करा करा के। लेकिन यूँ खुश हूँ बहुत अच्छी है, लेकिन इसका माइग्रेन का जो दर्द है जाने का नाम नहीं, डॉक्टर थक गए, कोई दवाई से आराम ही नहीं हो रहा है। मैंने बोला यार मैं किन किन लोगों से मिले थे आप, आपकी शादी हुई उसके बाद में? मैंने बहुत सारे लोगों से मिली थी मैंने तब भी कौन कौन मिलने आया था आपसे? तो उन्होंने कहा, बोले हाँ एक चीज हुई थी अजीब सी। मैंने क्या हुई थी? बोले मेरी मौसी सास जो थी वो मेरे पास में ही थी, और उन्होंने, मैंने आपसे वहां पर किसी ने कुछ गलत कहा था क्या? तो बोले नहीं मेरे पास तो किसी, मतलब वो पेशेंट भूल चुकी थी कि उसके साथ किसी ने गलत बोला था। तो वहां पेशेंट के साथ में क्या गलत बोला गया था, उसकी जो मौसी सास थी उन्होंने कहा था कि सुकड़ी पाकड़ी बहू। सुकड़ी पाकड़ी मतलब हमारे यहाँ जो दुबले पतले लोग होते हैं ना उनको बोलते हैं सुकड़ी पाकड़े, मतलब जो दुबले पतले होते हैं उनको बोलते हैं सुकड़े पाकड़े। ये सुकड़ी पाकड़ी बहू मेरी, मतलब ये जो बहू रानी है, जो उसकी वाइफ है, ये मेरी बहन को क्या सुख देगी? मतलब आप समझे कि दुबली पतली जो बहू है, ये आए तो सही तुम सुंदरता को देख के, ये सुकड़ी पाकड़ी बहू, लेकिन ये क्या काम कराएगी मेरी बहन को? इतना सारा काम होता है, ये मेरी बहन को कैसे सुख दे पाएगी? ये बात उसने उस बहू से डायरेक्ट कही थी। उसने उस समय सोच ली, वो साइको एनालिसिस, मतलब उसके ब्रेन के अंदर वो बात बैठ गई, और उससे उसका पूरा सिस्टम खराब हो गया, उससे उसका पूरा सिस्टम खराब हो गया, और वो माइग्रेन की पेशेंट बन गई। उस बात को लेकर वो पेशेंट तो भूल गई। अब जैसे कि बहुत 10 साल पुरानी कोई बात है, आप भूल गए, लेकिन आप याद करो तो आपको 10 साल पुरानी बात याद आ सकती है ना। तो पेशेंट उसको रोज याद नहीं कर रहा था, लेकिन वो उसके शरीर के ऊपर लगातार काम कर रहे थे, उसके शरीर के सारे वेव्स बिगड़ गए थे उसके कारण से, मानसिक आघात हुआ था। वहां पे माइग्रेन को बंद करने के सारे ट्रीटमेंट हमारे फेल हो चुके थे। वहां पर काम आई शारीरिक चोट लगने का ट्रीटमेंट, इंजुरी फार्मूला। हमने एक सिंगल इंजुरी फार्मूला देने के बाद उस पेशेंट को कभी जिंदगी में कोई दूसरा फार्मूला ही नहीं देना पड़ा। उसके बाद में उसको जिंदगी में कभी माइग्रेन ही नहीं हुआ, क्योंकि उसकी मानसिक चोट, वो जो वेव्स गड़बड़ थे ब्रेन के, जो मानसिक आघात लगा था, जो साइको एनालिसिस में जो उसके ब्रेन के अंदर फिट हो गया था, जो उसके पूरे शरीर को डिस्टर्ब कर रहा था, वो वहां पर जाके ठीक हो गया था। तो आप वेद पढ़िए, बार बार वेद को पढ़िए, एक एक
शब्द, एक एक लाइन को पढ़िए। आचार्य रामचंद्र जी का धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने अपने लिए इतनी बढ़िया वेद लिखा है। किसी से सीखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, केवल यदि आप उस वेद को पढ़ लेते हैं ना, तो आप एक बहुत अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट हो जाएंगे, आपको बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। मैंने देखा था इंजुरी, ये भी समझ गया कि ये भी इंजुरी हुई है। इंजुरी तो मैंने पढ़ा था, ये मानसिक इंजुरी हुई जिसके कारण पूरा शरीर बिगड़ा है। मैंने एक इंजुरी फार्मूला, मतलब भगवान ने, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, मन के अंदर आया और भाव विभक्त हुए और उसको इंजुरी फार्मूला दे दिया गया और उसका माइग्रेन ठीक हो गया। तो बार बार मैं पेशेंट को ऐसा एनालिसिस करने की कोशिश करता हूं, कुछ भी बीमारी हो, यदि किसी मानसिक आघात के बाद में शुरू हुई हो, तो हमारा पहला ट्रीटमेंट होता है इंजुरी फार्मूला, चाहे फिजिकल चोट ना लगी हो। हमने कई बार देखा है कि एक टीचर बोर्ड में पढ़ा रहा है, बार बार किसी चीज का उपयोग कर रहा है, बार बार मुड़ रहा है, तो उसको एक तरह की इंजुरी हो रही है, घर्षण हो रही है, तब जाके हम इंजुरी ट्रीटमेंट देते हैं। या चोट लग गई हो बचपन में, तब जाके हम इंजुरी ट्रीटमेंट देते हैं। या दर्द को बंद करने के लिए इंजुरी ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन मानसिक आघात होने के कारण से, चाहे पेट की बीमारी आई हो, चाहे माइग्रेन आया हो, चाहे अस्थमा आया हो, जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारी होती है ना, पेट की बीमारी जो कभी ठीक नहीं हो रही हो, लंग्स की बीमारी जो कभी ठीक नहीं हो रही हो, और बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है ना, ये सब मानसिक आघात के कारण से होती है, अधिकतर 90% बीमारियां। और मानसिक आघात को कोई ठीक कर सकता है तो आपका वही इंजुरी ट्रीटमेंट फार्मूला जो हम देते आ रहे हैं, और सेरोटोनिन ट्रीटमेंट साथ में आपको देना है। तो बस 2 फार्मूले, उस पेशेंट को ज्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं, केवल 2 फार्मूले, एक इंजुरी और एक वो सिखाना है। क्या सिखाना है उसको? 62 फिंगर गाल लीवर घर पे देने के लिए सिखा दो, और थाइमस सिखा दो, और एडीआर सिखा दो, बस हो गया काम। 3 ट्रीटमेंट कि भैया आप जब भी इसको पेट में कुछ परेशानी आए, 62 फिंगर गाल लीवर का एक ट्रीटमेंट दे देना, एक 2 थाइमस दे देना, और एक जो है अपना 8 मेडुला दे देना, हो गया काम। लेकिन ऐसा नहीं करना, पहले 62 फिंगर गाल लीवर दिलाना, फिर 8 मेडुला दिलाना, उसके बाद में फिर थाइमस दिलाना, तब जाके इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। तो आपको केवल, आप इतनी गहराई से सोच पाएंगे यदि आपने वेद अच्छे से पढ़ा है। यदि आपने क्वेश्चन बैंक अच्छे से पढ़ा है तो आप भी इसको इतनी गहराई से सोच पाएंगे। तो आप बार बार पढ़िए। और यदि आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपने सोडियम के बारे में पढ़ा, तो सोडियम के बारे में वो क्या और भी पढ़ा जा सकता है। यदि हम स्वेट ट्रीटमेंट फार्मूला किसी को दे रहे हैं, हमने देखा कि यार अस्थमा में हम स्वेट ट्रीटमेंट फार्मूला देते हैं, तो आप और किसी पेशेंट को भी स्वेट क्या कर रहा है, आपका एक एड्रेनलिन हार्मोन्स बना रहा है, वो एड्रेनलिन हार्मोन्स के क्या क्या काम हो सकते हैं। एआई का जमाना है, एक बार सर्च करोगे जेमिनी बता देगा कि क्या क्या उस चीज के उपयोग होते हैं। आपको ये तो मालूम है कि इससे एड्रिनल मेडुला का एक पार्ट को एक्टिवेट कर रहे हैं हम लोग, और इससे एड्रिनलिन हार्मोन्स बना रहे हैं, और वो बना रहे हैं। तो बस आपने वो पढ़ लिया तो आपके दिमाग में सारी पिक्चर आ जाएगी कि इस फार्मूले का हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो मैं वापस से इसको थोड़ा सा इसको समराइज कर देता हूँ। ये समराइज में था कि इस ज्ञान को आप भी कैसे, मेरे पास तो है, लेकिन इस ज्ञान को आप कहाँ से ला सकते हैं, मैंने उसकी कुंजी भी आपको बता दी। सेकंड चीज मैंने एक और बताई कि आप ये सारी चीजें एलोपैथिक की जो दवाइयां प्रिस्क्राइब होती है वहां से भी अपने ट्रीटमेंट को ला सकते हैं। जैसे कि कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को बीपी को कम करने के लिए मेडिसिन दे रहा है, मतलब बीपी को कम कैसे कर रहा है, वो सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रहा है क्या, वो पोटेशियम वो कुछ ऐसा कुछ कर रहा है क्या। तो आप ये देखो कि आप न्यूरोथेरेपी में उसका सोडियम चैनल को कैसे ब्लॉक कर सकते हो, या ब्लॉक नहीं कर सकते तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो क्या जिससे उसका सोडियम चैनल काम करना कम हो जाए, या उसके शरीर के ऊपर प्रभाव आना कम हो जाए। तो आप उस चीज के लिए एक फार्मूला अपना बना सकते हो, बहुत अच्छा फार्मूला बना सकते हो जो पेशेंट को दे सकते हो। आपके पास एक कोई पेशेंट आया जिसको दर्द हो रहे थे सारे शरीर में, डॉक्टर का पर्चा देखो उसने क्या क्या ट्रीटमेंट दिया। उसने एक ओमना कार्टिल नाम से मेडिसिन लिखी है, उसके अंदर यदि ओमना कार्टिल मेडिसिन लिखी है तो आप समझ जाओ कि डॉक्टर इसको कार्टिसोल हार्मोन मतलब स्टेरॉइड हार्मोन दे रहा था, क्या मैं इसको स्टेरॉइड हार्मोन दे सकता हूँ, ठीक है दे दिया मैंने। एक कमर दर्द का पेशेंट आया स्लिप डिस्क का, डॉक्टर उसको प्रीगाबालिन दे रहा है और साथ में नोटिप्टोलिन दे रहा है। नोटिप्टोलिन क्या है, स्ट्रेस हार्मोन से, मतलब स्ट्रेस लेवल को डाउन करता है। वो कमर दर्द में स्ट्रेस लेवल को डाउन करके स्लिप डिस्क को ठीक कर रहे हैं, नोटिप्टोलिन दे रहे हैं। तो क्या हम कमर दर्द में सेरोटोनिन ट्रीटमेंट का यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। कमर दर्द में जब डॉक्टर प्रीगाबालिन और नोटिप्टोलिन एक तरीके ऐसी दवाइयां हैं जो व्यक्ति को नींद लाती है और व्यक्ति को रिलैक्स करती है, वो रिलैक्स करके चीजों को ठीक करती है। तो हमारे पास भी रिलैक्स करने का ट्रीटमेंट फार्मूला है, हम भी 8 मेडुला दे सकते हैं या पूरा फार्मूला भी दे सकते हैं, वो अपने अपने डिसाइड, सबसे रिजल्ट आएंगे। हम वो छोटा सा फार्मूला दे सकते हैं और उसको रिजल्ट ला सकते हैं। तो आप, मैंने शुरू में बताया कि एलोपैथिक दवाइयां जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है
तो आप अपना फार्मूला वहां से भी ला सकते हो। दूसरा, हमारे पेन पॉइंट से आप फार्मूला बना सकते हो। दूसरा, व्यक्ति की डिजायर से उसका किस तरीके से व्यवहार है उसके अनुसार आप ट्रीटमेंट दे सकते हो। कहाँ से उसकी बीमारी शुरुआत हुई है वहां से आप उसका ट्रीटमेंट दे सकते हो। तो हम फालतू एक बीमारी, आप क्या देखो, एक पेशेंट आपके पास में आता है कमर दर्द का, आप उसको नॉर्मल ट्रीटमेंट दीजिए जो आपके ट्रीटमेंट होते हैं। यदि उससे रिजल्ट आया था तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है कि रिजल्ट आ गया, आपने ट्रीटमेंट दिए। लेकिन बाई चांस रिजल्ट नहीं आता, उसका मतलब नहीं है कि वो न्यूरोथेरेपी से ठीक नहीं हो सकता है। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। सोचने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपने उसका फर्स्ट पहली बार जो उसका इंटरव्यू लिया था, मतलब उसके साथ जो आप मिले थे, उसके साथ आपकी क्या क्या चर्चा हुई थी, कभी उस बातों को आप पढ़ सकते हो या लिख सकते हो। आपने लिखा हुआ है तो आप वापस से रिवाइज कर सकते हो कि यार ये चीज और भी है, हम इसके साथ और काम कर सकते हैं। हर बार आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने 200 पेशेंट के साथ ऐसा लिख लिया ना, तो ऑटोमेटिक आपका ब्रेन अलग तरीके से सोचने लग जाएगा। यदि आपको एक अच्छा न्यूरोथेरेपिस्ट बनना है तो आपको 200 पेशेंट की केस हिस्ट्री को लिखना पड़ेगा। 201 वाले पेशेंट को लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आपका दिमाग उस तरीके से सोचने लग जाएगा। और वो पेशेंट क्या बात करके गया है वो बात आप बाद में पढ़िए कि पेशेंट मेरे को ये बात करके गया, ये हमने सीखी थी आश्रम में। ये जो मेरा ज्ञान है ना, ये आश्रम की देन है। ये गुरुजी के उस तेज की देन है, जो उस आशीर्वाद की देन है जो मैं आपको दे पा रहा हूं। जब गुरुजी आते थे हमारे आश्रम में, 3 दिन गुरुजी वहां रहते थे, सब लोग भागते थे उनके चरण स्पर्श करने के लिए, और मैं दूर खड़ा होता था और एक बार मन से उनके चरणों को स्पर्श करता था। दूर खड़ा रह के मैं गुरुजी के चेहरे को देखता था, ऐसा लगता था कि यार भगवान विष्णु साक्षात मेरे सामने खड़े हुए। मेरे को विष्णु भगवान से बहुत प्रेम है, तो मैं विष्णु भगवान का अंश जो है मेरे गुरुजी में देखता था, और ऐसा लगता था क्या चेहरे में चमक थी उनके, जबरदस्त तरीके से। तो लोग भगते थे उनके चरण स्पर्श करने के लिए, लोग उनसे मिलने के लिए भगते थे, और मैं दूर से देख के उसको उनको इतना आनंदित होता था कि पूछूंगा। बहुत आनंदित, सबसे पीछे खड़ा रहता था और बड़ा आनंदित होता था। फिर बाद में जब सब लोग चले जाते थे तो फिर मैं उनके पास जाता था। तो गुरुजी ने मुझे, मेरे पेशेंट को जब देखा था तब सिंगल ट्रीटमेंट दिया था, तो मुझे तो कहीं से कहीं शुरू से वो चीज मिल गई थी कि सिंगल ट्रीटमेंट जो है बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर सकता है। दूसरे अनुभव भी रहे मेरे सिंगल ट्रीटमेंट के, सिंगल पॉइंट बहुत अच्छे से काम करता है। तो इसलिए जो है सिंगल पॉइंट की थ्योरी चल रही है। मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी। अब कोई क्वेश्चन हो तो हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। शुक्ला जी ले सकते हैं? हरिओम जी ले ले, कोई क्वेश्चन हो तो किसी का। 1 मिनट, अभी क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करना है। हाँ कर सकते हैं, अपन क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू कर सकते हैं। ओके, कहेंगे तो अपन रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, बारे में और विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। मैं ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद हम सेशन में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल।